Lecture number third, and that is Earth's interior and plate tectonics. इसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो जियोमॉर्फोलॉजी के टर्म्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो हमें तभी समझ में आएंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझेंगे कि जो हमारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो किस तरीके से मूव करती हैं. अब टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमें जानने को मिलेंगी. ऑलराइट, एंड अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थ इंटीरियर. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ अर्थ इंटीरियर, यानी कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द composition, structure, rock, soil and the process that shapes it is called as geology. जियोग्राफी में मेनली तो अभी हम पढ़ रहे थे जो बाहर की संरचना है. जियोलॉजी होती है जो अर्थ के इंटीरियर की जो स्टडी होती है, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अध्ययन को हम जियोलॉजी के तहत पढ़ते हैं. ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बात करें तो भूविज्ञान बोलते हैं. फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कंसिडर किया जाता है? जेम्स हटन को. Okay, James Hutton is considered as the father of geology. Now, how we got to know about Earth's interior? हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि अगर हम देखें तो अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, जरा बताइए कमेंट में. अर्थ की जो मीन रेडियस है वो कितनी है? What is the mean radius of Earth? कल हम लोगों ने पढ़ा था, रिकॉल करिए जल्दी से. एंड कल के ही लेक्चर से कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जल्दी से. ठीक है, What is this zone called? A. What is this zone C called as? बताओ जल्दी से, A और C बताओ, इन दोनों को क्या बोलते हैं? तो मीन रेडियस कितनी है अर्थ की? मीन रेडियस है 6371 किलोमीटर्स, इतनी है. कल के लेक्चर हमने देखा था कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पोलर रेडियस. पढ़ा था हम लोगों ने कल. इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज़्यादा है. इसका रीज़न बताएंगे क्या है? एंड व्हाट इज द शेप ऑफ एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ. जल्दी से आंसर करो, ये कल पढ़ा था. ठीक है, इट विल शो कि भाई आपने लेक्चर को, कल वाले लेक्चर को रिवाइज किया है या नहीं किया है. डेली बेसिस पे रिवाइज करना है आपको. ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सैटरडे संडे है वो इसीलिए आपका ब्रेक रहेगा, सो दैट आप देन पाँचों जो लेक्चर्स उनको रिवाइज कर पाएँ और बाकी के जो सब्जेक्ट्स के बैकलॉग्स हैं उनको कवर कर पाएँ. ठीक है, तो ए की अगर बात करेंगे तो इट इज़ टॉरिड जोन. जो ए है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं और सी को फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन. और जो बाकी ये जिसको हम बी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नामकरण होता नहीं है बीसी को, तो बस ऐसे मैंने कर दिया. इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन, यानी शीतोष्ण क्षेत्र. ओके, एंड इसका रीज़न क्या होता है कि जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या होती है वो ध्रुवीय त्रिज्या से ज़्यादा होती है. इसका कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण क्या होता है? अर्थ का रोटेशन. और कल हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक और जगह पढ़ा था, रिकॉल करो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हमने कहाँ पढ़ा था? शेप ऑफ अर्थ क्या है? ऑब्लेट स्फीरॉइड या फिर जियोइड. और टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री है अपनी एक्सिस से. लेकिन अगर प्लेन से बात करेंगे तो 66.5 डिग्री, क्योंकि अगर इस तरीके से अपनी एक्सिस से टिल्टेड 23.5 डिग्री, तो इसका जो प्लेन है ये पूरा 90 होगा. 90 में 23.5 घटाओगे तो ये 66.5 आ जाएगा. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने पढ़ा था टाइडल, जो टाइड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, कि जो टाइड्स आती हैं तो टाइड्स दो कारणों की वजह से आती हैं, दो फोर्सेस की वजह से आती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी. तो अर्थ का जब मेन रेडियस 6371 किलोमीटर है, तो अर्थ के इतने इंटीरियर में अगर अभी तक देखें तो आर्कटिक ओशन में जो सबसे अभी तक डीप माइनिंग हुई है वो कोला सुपर डीप बोर होल है, जो कि अभी तक 12.3 किलोमीटर डीप तक ही जा पाया है. अब अर्थ की रेडियस एक तरफ हम बोल रहे हैं 6371 किलोमीटर है, 6371. अभी तक हम 12.5 भी पूरा नहीं जा पाए हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर जाना कोई इतना मामूली आसान बात नहीं. क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में बहुत, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है. ठीक है, और ये तो हो गया कि भाई रिसर्च पर्पस से इसको किया जा रहा है बोरहोल. और वैसे अगर हम देखें तो जो माइनिंग एक्टिविटी होती है, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत डीप माइंस हैं, वो भी 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा वो भी नहीं है. ठीक है, अब इसका कंपैरिजन देखो कितना डीप है. ठीक है, हिमालय जो है हमारा लगभग 8.8 या फिर 8.9 किलोमीटर्स की हाइट में. बुर्ज खलीफा तो 800 मीटर का है, लगभग 850 मीटर का. मराना ट्रेंच जो पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरी अर्थ में देखें तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, लगभग 11 किलोमीटर है. ये आपको पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा. तो आप समझ सकते हैं कोला उससे सबसे डीप है, 12.3 किलोमीटर डीप.
तो फिर हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कैसे चला? तो इसके दो सोर्सेज हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज वो होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर से हमें डिराइव होती हैं चीज़ें, उससे हम जब पता लगाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। और जो चीज़ हमें अर्थ के इंटीरियर से नहीं आती है, कहीं और से हमें आती है, या फिर किसी और तरीके से हम पता लगाते हैं, अर्थ के इंटीरियर से कोई चीज़ नहीं निकल के आ रही है, उसको हम इनडायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत में अंदर से क्या आता है? तो अंदर से यहाँ पे वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। वॉल्केनिक जब एक्टिविटी होती है तो अंदर से जो मैग्मा या लावा निकलता है, या फिर और भी चीज़ें, सिर्फ अब देखो, वैसे तो वॉल्केनो टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैग्मा लावा कुछ अलग अलग नहीं होता है। मैग्मा अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकला है तो लावा। तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिनको पायरोक्लास्टिक डेब्री बोला जाता है। और वो जब निकलती हैं तो उनकी स्टडी करी जाती है और वहाँ से पता लगाया जाता है कि क्योंकि वो बहुत डीप से निकल के आ रहा है तो पता लगाया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि हाँ इस तरीके से हमारी अर्थ का इंटीरियर है। वहीं बात करें अगर रॉक्स की, तो चट्टान भी जब ये माइनिंग वगैरह होती है, जो भी मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका की डीप माइंस, तो वहाँ से रॉक निकलती है, वहाँ से ये चट्टान निकलती है, ठीक है। और वहाँ से जो ये चट्टान निकलती है, जब इसकी स्टडी करी जाती है, जब इसका अध्ययन किया जाता है, तो पता लगाया जाता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। अब इनडायरेक्ट में क्या आता है? तो मेटियोराइट, जो उल्का पिंड आते हैं। अब मेटियोराइट सबको पता है, मेटियोराइट ड क्या होता है? जो डकार नहीं मर रहा है, मतलब अभी आ नहीं रहा है। मेटियोर जो जल गया है एटमॉस्फेयर में, और मेटियोराइट जो टकरा गया है। तो जब टकरा गया है, आ गया है, तो उसको हम पकड़ के लेबोरेटरी में ले जाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल बॉडी, और जिस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ होगा उसी तरीके से हमारी भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें डिराइव करके हम पता लगा पाते हैं कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। ग्रेविटी, कई जगह पे ग्रेविटी एनोमली देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करती है मास और रेडियस पे। तो रेडियस तो अलग अलग है ही, जैसे कि अगर हम देखें तो हमें पता है कि पोलर रेडियस कम है इक्वेटोरियल रेडियस के कंपैरिजन में, इसीलिए पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। ये तो बात हो गई रेडियस की, ये तो बात हो गई डिस्टेंस की, ये तो बात हो गई दूरी की। लेकिन मास से भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि अभी हमने, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि एक्चुअल में शेप ऑफ अर्थ हमारा इस तरीके से है, एकदम प्लेन नहीं है, कहीं कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं गड्ढे हैं, इस तरीके से सारा मामला चलता है। तो इसी वजह से मास भी अलग, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। तो ग्रेविटी एनोमली का मतलब ये होता है कि जो हमारी प्रिडिक्शन है ग्रेविटी की, अगर वो ग्रेविटी की वैल्यू नहीं निकल के आ रही है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी की एनोमली। और उससे हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा मास है और इस किस तरीके का संरचना होगा अंदर का, वो हमें पता लगता है। देन मैग्नेटिक फील्ड से भी हमें पता लगता है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र से, जो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से, याद है आपको जो पहले लेक्चर सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा था, जो आपका वॉन आलन रेडिएशन बेल्ट था पूरा, जो कैसे बन रहा था, जो सोलर फ्लेयर या जो CME आ रहे थे उनके इंटरेक्शन से, जो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके इंटरेक्शन से वो पूरा वॉन आलन रेडिएशन बेल्ट बन रहा था, याद है आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो सोर्स है, दैट इज अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप कैसे बता देता है कि अर्थ के अंदर क्या है, वो अभी हम सीखेंगे। अभी तो हम ये सीखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है, और उसके बाद ये हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है और किस तरीके से जो भूकंप की तरंगे हैं, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, वो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत ही अच्छे से बता पाती है। यानी सबसे अगर अच्छे से कोई बता पाता है तो अर्थक्वेक की वेव्स ही हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अर्थ का इंटीरियर किससे बना हुआ है, हाउ इज़ आर अर्थ इंटीरियर मेड अप ऑफ। और आई थिंक यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अर्थ के इंटीरियर की अगर बात करेंगे तो ये टोटल तीन पार्ट में डिवाइडेड थे। पहला तो क्रस्ट, देन मैंटल एंड देन कोर। मैंटल को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और कोर को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट इज आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर क्लियर है। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, किसी को फास्ट लगने लगता है तुरंत, किसी को स्लो लगने लगता है तुरंत। ठीक है, देखो यहाँ पे तो क्रस्ट क्या है, जो सबसे टॉप लेयर है, मैंटल क्या है, जो सबसे बीच वाली लेयर है, और कोर क्या है, जो सबसे अंदर है लेयर, उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक, अब जब हम अंदर धीरे धीरे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर, प्रेशर ये इंक्रीज होगा। तो ये हो गया अर्थ का जो इंटीरियर है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। मैंटल को अपर मैंटल, लोअर मैंटल, और कोर को आउटर कोर, इनर कोर में डिवाइड करते हैं। यहाँ तक कि क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। ठीक, देन अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर, इसको अपर मत लिखो, इसको आउटर लिखो। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, इसको अपर और लोअर करो। ठीक है, लोअर मैंटल।
क्लियर इतनी चीज़? तो ये इस तरीके से हमारा डिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो ज़रा ऊपर फोकस करो क्रस्ट पे। अब ये जब क्रस्ट मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी अगर तुम देखो, ठीक है, जब ये पूरा फिगर बना, ठीक है, तो जब ये क्रस्ट बनेगा तो देखना क्रस्ट दो तरह की है, जो भूपर्पटी है वो दो तरीके की है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, एक तो ये पूरी क्रस्ट है, ये पूरी क्रस्ट है। तो क्रस्ट का वो पार्ट जहाँ पहाड़ पठार ये सब हैं वो कहलाई जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये समुद्र वाली कहलाई जाती है ओशनिक क्रस्ट। ठीक, क्लियर? हो सकता है कुछ लोगों को पल्ले ना पड़ रहा हो कि ओशनिक क्रस्ट मतलब ओशन समुद्र तो अलग है ना। अरे भैया, समुद्र हवा में तो तैर नहीं रहा होगा, किसी जमीन के ऊपर ही तो तैर रहा होगा। तो उस जमीन को कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और जिस जमीन में या फिर जिस क्रस्ट में पहाड़ पठार जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हम लोग के घर बने हुए हैं, जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है। और जो समुद्र होता है पूरा, वो ओशनिक क्रस्ट, समुद्र जिसमें तैर रहा होता है, वो है आपका ओशनिक क्रस्ट, यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। ठीक है, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। क्लियर हो गई इतनी चीज़? अभी आप नीचे जो लिखा हुआ है सब उस पर फोकस नहीं करेंगे। चलो तुम छोड़ो, तुम यहाँ पे आओ, ठीक है, तुम्हें यहाँ से समझ में आएगा। ठीक, क्रस्ट हो गया। क्रस्ट को थोड़ा और पतला बनाते हैं, क्योंकि याद रखना क्रस्ट मैंटल कोर में सबसे पतला जो है वो क्रस्ट ही है। सबसे मोटा कौन है? सबसे मोटा कौन है? सबसे मोटा है मैंटल। ठीक, अब ध्यान से समझना एक एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसीलिए अलग से मैं बना के आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये हो गई क्रस्ट, जिसको कि याद करो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में भी थोड़ा सा। पहले हम क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में समझते हैं कि ये लिथोस्फीयर क्या होता है, स्फीनोस्फीयर क्या होता है, सारी चीज़ें। अब ये जो मैंटल है इसको भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ऊपर वाला हो गया अपर मेंटल, नीचे वाला हो गया लोअर मेंटल। अब जो अपर मेंटल है ना, ध्यान से सुनना है, जो अपर मेंटल है ये पूरा अपर वाला, इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो जो इसका एकदम अपर पार्ट है सबसे ऊपर, वो एकदम सॉलिड है। ये जो नीले से बना रहा हूं ना मैं, ये मेंटल का पार्ट है अपर मेंटल का, और ये एकदम सॉलिड है, एकदम ठोस है, ये बहुत ठोस है, ये बिल्कुल ठोस हो रखा है। ठीक, बस क्रस्ट और ये जो अपर सॉलिड मेंटल है ये मिलके बन जाता है लिथोस्फीयर। हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। सर कहाँ तक है, कितना नीचे तक जाता है, कितना डेप्थ तक जाता है? तो अगर क्रस्ट की बात करें तो अगेन अलग अलग है, लेकिन क्रस्ट मान के चलो कि भाई 70 किलोमीटर या मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक जाएगा क्रस्ट। लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो इसकी जो डेप्थ है वो 10 से लेके 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, 100 क्या, तुम ये मान के चलो 200 तक है, 100 नहीं 200 तक किलोमीटर तक इसका डेप्थ हो सकता है लिथोस्फीयर का। ये चीज़ ध्यान रखना। अप टू 200 किलोमीटर्स लिथोस्फीयर कैन गो। क्रस्ट अप टू 100 किलोमीटर तक जा सकता है। क्रस्ट अप टू 100 किलोमीटर तक जा सकता है। ओशनिक और कॉन्टिनेंटल अलग अलग उनकी डेप्थ होती है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे अभी चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं पहले। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बहुत ही मोटी होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है, ये बहुत ही थिक होती है। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये थिन होती है, पतली होती है। ओशनिक क्रस्ट जो होती है ये थिन के साथ साथ डेंसर होती है, यानी कि भारी है। कैसी है? भारी है। और कैसी रॉक की बनी हुई है ये बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है, बसाल्टिक। और ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीपीय भूपर्पटी, ये आपकी बनी हुई है ग्रेनेटिक रॉक की, यानी कि ग्रेनाइट रॉक से। ग्रेनेटिक रॉक, कल वोल्केनो और रॉक देखेंगे। ग्रेनेटिक रॉक सर याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए। समुद्र में क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट होता है, तो बसॉल्ट। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यूजुअली ये बोलते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल की बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम की, और जो ये बनी हुई है ओशनिक क्रस्ट इस सीमा की बोल देते हैं, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम की। ठीक, और इसके नीचे क्या है? मेंटल है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी जो एवरेज थिकनेस है, एवरेज थिकनेस वो कितनी है, और ओशियनिक क्रस्ट की एवरेज थिकनेस कितनी है? तो ध्यान रखना सिर्फ 5 किलोमीटर है, और एवरेज थिकनेस इसकी बात करेंगे तो रफली 30 किलोमीटर है। एवरेज थिकनेस रट के रखना 5 और 30। और ओवरऑल अगर क्रस्ट की बात करूं मैं, ओवरऑल अगर क्रस्ट की बात करूं तो ये ब्रिटल नेचर का होता है। कैसा नेचर है इसका? ब्रिटल नेचर है। और अगर एवरेज डेंसिटी की बात करूं तो लगभग 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब एवरेज डेंसिटी होती है इसकी क्रस्ट की। ओके सर, आपने तो अर्थ का 5.5 बताया था जब सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट, और 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ तो होता है ना, लेकिन अभी तो सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ ना, और क्रस्ट से ज़्यादा डेंस है मैंटल, मैंटल से ज़्यादा डेंस है कोर। तो जब एवरेज निकालोगे तो बढ़ के ही निकलेगा वो। ठीक है, समझ में आ गया? क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल से मिलके बन गया लिथोस्फीयर। इसके नीचे, किसके? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे ये पीला पीला है, ये क्या है पीला पीला? क्या है ये पीला पीला? ये है आपका एस्थेनोस्फीयर। ये क्या होता है? एस्थेनोस का मतलब होता है वीक यानी कमजोर। ये कमजोर लेयर है जो अपर मेंटल का ही पार्ट है। अपर मेंटल का एकदम अपर पार्ट सॉलिड है जो क्रस्ट के साथ मिलकर लिथोस्फीयर स्थलमंडल बना देता है, और उसके जो नीचे का पार्ट है वो एस्थेनोस्फीयर है जो वीक। एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, एक्चुअल में ये सेमी मॉल्टेन फॉर्म में है। सेमी मॉल्टेन का मतलब होता है थोड़ा पिघला थोड़ा सॉलिड, ना तो पूरा सॉलिड है ना पूरा एकदम पानी पानी है, यानी कि सेमी मॉलिड या सेमी मॉल्टेन या सेमी सॉलिड फॉर्म में है ये एस्थेनोस, प्लास्टिक फॉर्म में है ये। यहीं से एक सवाल बन जाता है जहाँ पे लोगों की बुद्धि घूम जाती है, एंड दैट इज़ कि आपको याद रखना है एस्थेनोस्फीयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। रटो इसको, ठीक है? वैसे रटने की ज़रूरत नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से पिक्चर बना के, चाहता तो मैं यहाँ पे बोल बाल के ख़त्म कर सकता था कि देखो ये लिथोस्फीयर, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है? लेकिन अब मैंने क्लियरली बना दिया है कि एस्थेनोस्फीयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही थी। सर यहाँ पे तो जो है लिखा हुआ है कि जो है सर 100 किलोमीटर तक है, नॉट अ पार्ट ऑफ। सर न्यू क्या? सर न्यू थिंग्स आर ऐड करने टाइम नहीं देते, आप बताते भी नहीं, ये वाला ऐड कर लो। तो भाई देखो थोड़ा सा क्या है क्या नहीं, बाकी तो मैं बता दिया करूँगा। चलो, टाइम नहीं देते हैं, कितना टाइम देंगे बताओ तुम्हें? चलो, तो क्लियर इतनी चीज़, ठीक। अब ध्यान समझना कि अभी मैंने आपको बोला कि क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस कितनी है, ओशनिक की कितनी है। लिथोस्फीयर 200 तक जाता है, और एस्थेनोस्फीयर की अगर बात करेंगे तो ये 400 अप टू 400 किलोमीटर तक जाता है। अगर कभी ये पूछ ले तुमसे कि ये बताओ लिथोस्फीयर की मैक्सिमम डेप्थ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो मैक्सिमम ये माउंटेन्स में जाता है। माउंटेन्स में ये जो है कौन, लिथोस्फीयर अपना, या फिर क्रस्ट की बात कर लो, क्रस्ट जो एवरेज मैंने बोला ना, लगभग एवरेज कॉन्टिनेंटल की अगर बात करूँ तो 30 तक है। भाई हिमालय में ये 70 तक जाता है, हिमालय में 70 तक जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ पार्ट हिमालय के ऐसे जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे तो ये 100 किलोमीटर तक जाता है। मतलब इतना ज़्यादा है, मतलब इतना कैसे इंक्रीज हो जाता है? जैसे ठीक है 70 70 100 कैसे हो गया? क्योंकि कारण ये होता है कि जितना ऊपर बढ़ता है उतना नीचे भी बढ़ता है। जितना ऊपर, जितना दिखता है ना कि इतना ऊंचा कोई भी चीज़ है, प्लेटो है, माउंटेन है, उतना ही नीचे होगा। ये कुछ देख पा रहे हो तुम? इसको ज्योग्राफी में आइसोस्टेसी बोलते हैं, जिसको हमें डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है। ये यूपीएससी के ऑप्शनल वगैरह में पढ़ना होता है जाके, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया आइसोस्टेसी, ताकि तुम्हारे लिए नया टर्म ना रहे, ठीक है, ताकि अगर मान लो आ भी जाए तो इट शुड नॉट बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। आइसोस्टेसी तुमको पता है, क्या पता है? जैसे कि हमारा एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग होता है ना, जैसे टाइटैनिक अगर मूवी देखी होगी, तो क्यों डूबता है? क्योंकि हमें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, सिर्फ टिप दिखता है, और उसके नीचे जो इतना बड़ा पार्ट है वो नहीं दिखता है। तो उसी आइसबर्ग जैसे फ्लोट करता है ना पानी में, वैसे ही है काइंड ऑफ कि जो पूरा पहाड़ है वो फ्लोट कर रहा है, उसके नीचे का ये रूट बोलते हैं इसको, रूट। जो जितना ऊपर ऊंचे होगा उसका रूट उतना ही नीचे तक होगा, तो ये पूरा क्रस्ट बन जाता है ये। तो इसको आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको डेप्थ में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन इससे बना नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो
ठीक। और ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है ना 100, ये सब जो मैंने बताया 200, एस्थेनोस्फीयर 400, वो याद रखना, ये वाला मत याद रखना, ठीक है, क्लियर। इसको यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में टर्म्स जो लिखे हुए उसके लिए देख लो बस थोड़ा सा। इसके बाद ये लोअर मेंटल आ जाएगा, ऐसा में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन ये कोर आ गया, यहाँ से कोर स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है ये है 2900 किलोमीटर लगभग। जो मेंटल है भाई, क्रस्ट तो मैंने बता दिया ना, मैक्सिमम 100 किलोमीटर, लिथोस्फीयर 200, एस्थेनोस्फीयर 400, और मेंटल कहाँ तक 2900 किलोमीटर तक जाएगा मैक्सिमम। और कोर, भाई कोर तो रेडियस तक जाएगा, रेडियस कितनी है 6371 किलोमीटर मीन रेडियस, तो बस ठीक है, ये याद करना है 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये क्या है, आउटर कोर, और ये इनर कोर। इसमें पता है क्या पूछता है, इनका स्टेट पूछता है। आउटर कोर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड फॉर्म में। ये सॉलिड क्यों है, वो लिक्विड क्यों है? कारण इसका ये है कि जैसे अंदर जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा तो कोई भी चीज़ में जब हम प्रेशर ज़्यादा डालेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे और वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जो चीज़ बहुत अंदर रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम अभी रजाई गद्दे निकालोगे, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो तुम देखोगे जो सबसे नीचे दबे थे एकदम जकड़ से गए, एकदम है ना, अकड़ गए वो पूरे। तो वही होता है क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे पड़ा, इसलिए। अब ये बने किसके होते हैं, तो जैसे क्रस्ट को हम बोल देते हैं कि सियाल का बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का। ये सीमा का बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम का। सर आप तो बोले थे ये कॉन्टिनेंटल बना होता है सियाल का, ओशनिक बना होता है सीमा का। हाँ, लेकिन हम मेंटल को भी सीमा ही बोल देते हैं, ठीक है, उसको भी सीमा ही बोलते हैं। और कोर जो है ये नीफे का बना होता है। नीफे मतलब होता है निकल और आयरन, एफई का मतलब होता है आयरन, और ये क्या है, ये निकल है, ठीक है, दोनों आउटर और इनर। और ये जो आउटर कोर जो लिक्विड नेचर की है, इसी लिक्विड, क्योंकि जब अर्थ हमारी रोटेशन करती है तो ये भी घूमता है, और यहीं से ही अर्थ को जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो यहीं से मिलती है। इसको अर्थ को उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटर कोर जो लिक्विड नेचर की है वहीं से मिलती है। जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं जो घूमते हैं तो वहीं से ये सब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कितना मोटा है, बाई मास एंड बाई वॉल्यूम। तो क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो बाई मास 1% है, बाई वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 1% है, या फिर लेस देन 1% है। मेंटल बाई मास 68% है, बाई वॉल्यूम 84%। एंड कोर की अगर बात करेंगे तो बाई मास 31% एंड बाई वॉल्यूम 15% है। ये चार्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाई मास बाई वॉल्यूम क्रस्ट मेंटल कोर कितना है ये रट के रखना है, 1 68 31। ये तो याद ही नहीं रखना है। क्रस्ट सबसे पतला है, 1% 1%, दोनों में 1% है। मेंटल याद कर लो, दोनों का खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब 84 1 85 तो बचा कितना 15, 68 1 69 बचा कितना 31। तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कोर। क्रस्ट और मेंटल याद कर लो दोनों को जोड़ के, और क्रस्ट याद करने की जरूरत नहीं, दोनों 1% है, जोड़ के 100 से घटा दो, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ। सियाल, सीमा, थिकनेस कितनी है, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, हिमालयाज़ में होगी, मैक्सिमम माउंटेन्स जहाँ होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो ये 30 किलोमीटर इसकी थिकनेस, तो वहीं इसकी 5 है। ये लाइट है, ये डेंस है, भारी है, ओशनिक, और मोटा है। कौन? कॉन्टिनेंटल जो है मोटा है, इट इज़ थिक। ये ग्रेनिटिक का बना हुआ है, ये बसाल्टिक का बना हुआ है, देख चुके हैं। अब देखते हैं अर्थ क्रस्ट का कॉम्पोजिशन क्या है। जो हमारी क्रस्ट है उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। सर अभी तो बताया सियाल, हाँ बताया तो सियाल और सीमा, लेकिन और कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन 47%, लगभग 46.6%। देन सिलिका 27.8%, देन एल्यूमिनियम 8.1%, देन आयरन आपका आता है 5%, देन आता है कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2%। अब क्या सर हमें ये हर एक एलिमेंट का क्या परसेंटेज याद रखना है? तो सबका याद नहीं रखना है, लेकिन शुरू के 4 का याद रखना है। और ऑर्डर अगर याद कर लोगे तो काफ़ी काम सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा, और ऑर्डर बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ओ सियाल, ठीक है, जैसे तुम बुलाते हो ना किसी का, ठीक है, किसी को जब बुलाते हो तो ऐसे तो बोलते हो, ओ भाई, ओ सुन रहे हो, ऐसे तो बुलाते हो। ओ रमेश, ओ सुरेश, ऐसे बोलते हो। तो ओ सियाल, तो ओ ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर में है। यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 46.6%, सिलिका आपका 27.8%, एल्यूमिनियम आपका 8.1%। तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट,
बट एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, अधातु है। तो अगर एलिमेंट पूछ लेगा तो ऑक्सीजन है, लेकिन अगर धातु पूछेगा, मेटल पूछेगा तो एल्यूमिनियम है। इसके बाद आयरन है। ठीक है, सिर्फ एल्यूमिनियम तक ही आपको परसेंटेज याद रखने हैं। ओके, एल्यूमिनियम आयरन तक, बाकी ये देख लो कि यहाँ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब मैंटल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैंटल के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंटल जो है सीमा है, थिकनेस 2900 किलोमीटर तक है। अपर लोअर मैंटल है। एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल क्या है वो बता दिया तुमको, दुर्बलता मंडल क्या है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले इसी बात पे नाराज हो गए हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के, सर ने एस्थेनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल क्यों नहीं बोला। ठीक है, अभी पता चल गया। ठीक है सर, नोट सेंड नहीं किया आपने कल की क्लास में, क्योंकि वो ये बैच ही क्लासेस हैं, जो बैच है एप्लीकेशन में मिल गए होंगे। ठीक है, विद इन हाफ एन आवर ही मिल गए होंगे नोट्स आपको। ठीक है, तो ये मेंटल है। अब मेंटल की अगर बात करेंगे तो एस्थेनोस्फीयर इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्मा या लावा। जो एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको बताया था, जो अभी दिखाया था, वही एक्चुअल में सोर्स है मैग्मा या लावा का। वहीं से ही मैग्मा या लावा निकलता है। जो एस्थेनोस्फीयर बनाया था ना, एस्थेनोस मतलब वीक, वही है मैग्मा या लावा का सोर्स। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ध्यान रखना। फिर से इस वीडियो को देखो किस तरीके से क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे, ये क्रस्ट के नीचे क्या है, ये क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर। हाँ, यही है मैग्मा लावा, और यही जो है ये वॉल्केनो है, और इस तरीके से बाहर की ओर ही निकल रहा है ये। और एक्चुअल में देखो ये प्लेट मूव कर रही है। प्लेट क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उसके नीचे का एस्थेनोस्फीयर मूव कर रहा है। उसके नीचे का एस्थेनोस्फीयर क्यों मूव कर रहा है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि उसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, और क्यों डेवलप होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझ में आई थी चीज़ कि क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है। इट इज लाइक दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, दिस इज क्रस्ट, दिस इज अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। बोले तो लिथोस्फीयर किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। क्यों स्लाइड कर रहा है? क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसलिए उसको स्लाइड कर रहा है ऊपर। ठीक है, इट इज़ लाइक ये प्लेट है, प्लेट के नीचे पानी पड़ा हुआ है। पानी हल्का सा अगर मूव करेगा तो प्लेट भी मूव करेगी। या फिर प्लेट बड़ी आसानी से मूव कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके नीचे फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी पड़ा हुआ है तो बड़े आसानी से प्लेट मूव करेगी, फ्रिक्शन कम हो गया ना इसलिए। पता है, ये जो लिथोस्फीयर है इसको प्लेट ही बोलते हैं, लिथोस्फीयरिक प्लेट। ठीक है, वही पढ़ेंगे। लेकिन कोर क्या है समझ आ गया? निफे, निकल और आयरन का बना हुआ है। आउटर बाहर वाला कैसा है? बाहर वाला लिक्विड फॉर्म में है। यहीं से उसको अर्थ को उसकी क्या मिलती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। और इनर कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। क्यों सॉलिड है? क्यों? और ये कहाँ तक है? 1300 किलोमीटर तक ये है। ठीक है, लगभग 1300 किलोमीटर की इसकी वो है। ये मतलब ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंदर प्रेशर वगैरह लग रहा है। ठीक है, इसलिए। अब आते हैं डिसकॉन्टीन्यूटीज़ पे, असंतताएँ, असमानताएँ। डिसकॉन्टीन्यूटी का मतलब ये होता है जहाँ से एक लेयर ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है। जैसे ये एक डिसकॉन्टीन्यूटी हो गई, ये एक डिसकॉन्टीन्यूटी हो गई, ये एक डिसकॉन्टीन्यूटी हो गई। जहाँ से एक ख़त्म और दूसरी शुरू होती है उसको डिसकॉन्टीन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, अगर तुमको इसमें ना समझ में आ रहा हो तो हम तुमको इस यहाँ पे अलग से बना देते हैं। ठीक है, पहले इसको तुम देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये क्रस्ट थी, ये मैंटल थी, और ये कोर थी। CMC, क्रस्ट, मैंटल, कोर। फिर क्या किया था अपन ने? क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड, अपर और इनर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ऊपर नीचे हर लेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि नहीं? ये जो ग्रीन ग्रीन बना है ना, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी। हाँ, और ये भी तो डिसकॉन्टिन्यूटी है भैया। ये हरी वाली जो लाइन है वो किसको अलग कर रही है? ऊपर वाले क्रस्ट और नीचे वाले क्रस्ट को। ये वाली हरी लाइन किसको अलग कर रही है? ऊपर वाले मेंटल और नीचे वाले मेंटल को। और ये वाली हरी लाइन किसको अलग कर रही है? आउटर और इनर कोर को। और ये जो पर्पल से बना रहा हूँ ये भी तो डिसकॉन्टिन्यूटी है। यहाँ से तो पूरी क्रस्ट ही खत्म हो रही है और मेंटल शुरू हो रही है। यहाँ से तो पूरा मेंटल ही खत्म हो रहा है और कोर शुरू हो रहा है। तो कितनी डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई? जरा गिन के बताइए तो, बताओ कितनी डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई? बताओ जल्दी। ये रेड गुलाब क्या है बेटा? अभी बताएंगे रेड गुलाब क्या है। बताओ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 हो गई। और इसको याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये तो उसी में समझेंगे, उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा तुमको। इसमें समझ नहीं आएगा, है ना? इसी में समझेंगे, ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हटा देंगे,
ठीक, अब यहाँ पे तुम देख लो किस कौन सा कलर ले लें, बताओ, हाँ तुम बता ही दो। तो ये है कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। मैंने वहीं वहीं लिखा ना जहाँ जहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो वहीं वहीं लिखा ना, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये है कोनराड, ये है मोहोज, ये है रेपेट्टी, ये है ग्यूटेनबर्ग और ये है लेमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब कोनराड अलग कर रही है अपर और लोअर क्रस्ट को, मोहोज अलग कर रहा है पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से, रेपेट्टी अलग कर रहा है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, ग्यूटेनबर्ग अलग कर रहा है पूरे मेंटल को पूरे कोर से, और लेमैन अलग कर रहा है आउटर कोर को इनर कोर से। याद हो गया? याद हो गया? देखते हैं कितने लोगों को याद हो गया। याद हो गया ना? ना याद हुआ तो यहाँ देख लो एक बार, पूछने जा रहे हैं। अपर और लोअर के बीच में कोनराड, ठीक है, देन मोहोस, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये याद रखो। और ये याद रखो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी है, मेंटल और कोर के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी, और हर लेयर आपस में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, चलो अभी नामकरण करेंगे, बताना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक, बताओ जल्दी से, बताओ। बेसिक सा नाम लिख दो पहले, तो बेसिक सा नाम लिख दो। 1 2 3 4 5 क्या है, बताओ जल्दी से। या फिर तुम बताओ जल्दी से कि 3 को क्या बोलेंगे, 3 को बताओ जल्दी से। 3 को क्या बोलेंगे? What would be 3 called as? What would be 2 called as? 2 को क्या बोलेंगे? तो कोई मुझे यानी मोहोज, रेड मतलब रेपेट्टी, 4 क्या है? ग्यूटेनबर्ग, गुलाब ग्यूटेनबर्ग, ला दो लेमन, ठीक है, याद हो गई डिसकॉन्टिन्यूटी, खत्म अर्थ का इंटीरियर। अब आएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स पे। सर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या चीज़ है ये? तो अभी जो तुमको लिथोस्फीयर 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 चिल्ला रहे थे, लिथोस्फीयर किससे मिलके बना है बताओ? वही है प्लेट, उसी को बोलते हैं प्लेट, उसी को बोलते हैं प्लेट ज्योग्राफी में। ठीक, उसी को बोलते हैं प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स का या फिर प्लेट विवर्तकनी का मतलब ये होता है कि प्लेटें हमारी मूव करती हैं। तो उसकी थ्योरी जो दी थी मैकेंजी और पार्कर करके 2 हमारे जोग्राफर थे, उन्होंने दी थी 1967 में। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू लार्ज रिजिड प्लेट्स दैट मूव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्राइविंग वेरियस जियोलॉजिकल फिनोमिना। बहुत ही शांत और बहुत ही आसान शब्दों में समझो कि मैकेंजी पार्कर ने 1967 में, अच्छा 1967 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जरा बता दो, दिल खुश कर दो। वैसे तो पढ़ा नहीं है पॉलिटी, लेकिन फिर भी अगर पता हो किसी को, हिंट देता हूँ, सिंधी लैंग्वेज। खैर, तो मैकेंजी और पार्कर ने ये थ्योरी दी कि सुनो भैया, ये जो हमारी जो पहाड़ बन रहे हैं या गड्ढे हो रहे हैं या समुद्र के अंदर ही इतना सब कुछ चल रहा है, या फिर जो ये वॉल्केनिज्म हो रहा है, नहीं लावा वावा निकल रहा है, ये पता है क्यों निकल रहा है? क्योंकि प्लेटें मूव कर रही हैं। प्लेटें मूव कर रही हैं। ये प्लेट क्या है? वो जो लिथोस्फीयर है ना, वही प्लेट है। तो क्या एक बड़ी सी प्लेट है? ना 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 ना, ऐसी बहुत सारी टूटी हुई और बड़ी बड़ी प्लेट है। क्योंकि ये बीच से टूटी हुई हैं तो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, क्योंकि दे आर लाइक, हमको एक मत समझिए, हम अलग हैं, ये क्योंकि अलग अलग हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग है। इट इज़ लाइक कि भाई अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली, सब कोई एक साथ रह रहा है तो एक है, वो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। लेकिन जैसे 2 भाई हैं वो आपस में अलग अलग हो गए, ठीक है, अब क्या होगा? इनके बीच में कंपटीशन होगा, लड़ेंगे आपस में। तो इनके बीच जो प्लेट के बीच का जो इंटरेक्शन है, उससे बहुत सारे जियोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं, उसके परस्पर क्रिया करते रहते हैं, जिसकी वजह से भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। कौन सी भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं? कौन सी जियोलॉजिकल फिनोमिना की बात कर रहा है? पहाड़ बनना, गड्ढे बनना, वॉल्केनो से मैग्मा या लावा निकलना, ये सब जियोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं। भूकंप आना जियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। ये समझ में आई चीज़? ये वाली थ्योरी वैसे तो कल पढ़ाएंगे आपको, तो देखना समझना तो समझ लो। आर्थर ओम्स ने 1930 में बोला था कि ये जो प्लेटें मूव कर रही हैं ना, जैसे इन्होंने बोला कि प्लेटें मूव कर रही हैं और उससे जियोलॉजिकल फिनोमिना आ रहा है, तो इन्होंने बोला था, आर्थर होम्स ने 1930 में 1930 में, कि प्लेटें मूव क्यों कर रही हैं उसका कारण बताया था।
और कारण इन्होंने यही दिया था कि जो नीचे एस्थेनोस्फीयर है लिथोस्फीयर के नीचे, और अगर तुम ऐसे हो ना एकदम कि ये एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, तो बता रहे नीचे चप्पल रखी हुई है, ठीक है, तैयार एकदम। तो नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है उसमें क्या हो रहा है, वो एस्थेनोस्फीयर मूव कर रहा है। अभी मैंने उसका कारण तुमको नहीं बताया कि क्यों मूव कर रहा है, वो कल हम देखेंगे डिटेल में, इसको फिर से कन्वेक्शन करंट थ्योरी आएगी वहाँ पे। लेकिन अभी के लिए इतने समझो, आर्थर ओम्स ने बताया था एस्थेनोस्फीयर क्योंकि मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें इस तरीके से कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो मूव कर रहा है, इस वजह से प्लेट मूव कर रही है। बस इसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कल तो समझेंगे डिटेल में। वैसे इतना उसमें समझ तो गए होगे, इसमें और क्या ही ऐसा रॉकेट साइंस मैंने बता दिया है। तो अभी इन्होंने क्या बोला था मैकेंजी पार्कर ने, क्या बोला था कि जो अर्थ की लिथोस्फीयर है इट इज़ ब्रोकन इनटू लार्ज रिजिड प्लेट। ले लो ये लो, प्लेट आ गई आपकी, प्लेट आ गई। कौन कौन सी प्लेट है ये देख लो। तो इन्होंने बोला था मैकेंजी और पार्कर ने कि 7 मेजर प्लेट हैं और कुछ माइनर प्लेट हैं। सर कितनी माइनर है वो याद नहीं रखना है, नंबर मेजर का नंबर याद रखना है, 7 हैं। 7 मेजर प्लेट एंड फ्यू माइनर प्लेट्स हैं। नाउ मेजर कौन कौन सी हैं, तो मेजर हैं आपकी जो कॉन्टिनेंट या फिर किसी बड़े ओशन यानी महासागर के नाम पे, जैसे अफ्रीकन प्लेट हो गई, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब देख लो, ठीक है। ये पैसिफिक प्लेट है पहली, पैसिफिक को ट्रैक करो, ये रही पैसिफिक प्लेट। यू नो प्रशांत जो प्लेट है ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे बड़ी प्लेट अगर कोई है तो यही है। देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है दूसरे नंबर पे देखो, देन साउथ अमेरिकन प्लेट है तीसरे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे अफ्रीकन प्लेट है, पांचवें नंबर पे एंटार्क्टिक प्लेट है, छठे नंबर पे यूरेशियन प्लेट है, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। खत्म हो गई 7 मेजर प्लेट। यानी ये किसी महासागर या फिर किसी इस तरीके से कॉन्टिनेंट के नाम पे हैं। ओके ठीक है, याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर देख लो जो माइनर प्लेट्स हैं, कोकोस, नास्का, कैरेबिया, इंडिया, फिलीपीन, जुआन दे फूका। जो जुआन दे फूका है ना, ये जुआन दे फूका, ठीक है, स्कॉटिया, ठीक है, तो इसलिए नंबर याद नहीं रखना। ये देखो स्कॉटिया दिख रही है, स्कॉटिया, ठीक है, ये कोकोस, ये जुआन दे फूका। जुआन दे फूका इज दी स्मॉलेस्ट प्लेट, ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी प्लेट अगर कोई है तो वो जुआन दे फूका ही है वो। और स्कॉटिया अगर आप देखो तो स्कॉटिया यहाँ पर है, ठीक है, नीचे साउथ अमेरिका के नीचे। क्लियर इतना मेजर वाली याद होनी चाहिए, और वो याद कोई रटने की ज़रूरत नहीं तुमको। देखो किसी ना किसी बड़े कॉन्टिनेंट या बड़े महासागर के नाम पे। अब क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलती है कि ये जो प्लेटें हैं ये आपस में इंटरैक्शन करती हैं, मूव करती हैं। अच्छा, ये बड़ी बड़ी जो प्लेटें मूव करती हैं, हाँ मूव करती हैं, ये आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। कितना मूव करती हैं, तो ये मान लो फ्यू सेंटीमीटर्स अ ईयर, एक साल में बहुत ही कुछ सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर, इतना मूवमेंट होता है। इतनी बड़ी बड़ी प्लेट है, समझ लो इतना बड़ा सा हिस्सा कितना मूव कर रहा है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर कर रहा है, और उतने में ही जो है दिक्कतें पैदा कर देता है। कैसे, प्लेट जो है वो 3 तरीके से मूवमेंट कर सकती हैं। या तो वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या तो वो एक दूसरे के पास आ सकती हैं, या एक दूसरे के किनारे किनारे वो स्लाइड हो सकती हैं। या तो दूर जा सकती हैं, या पास आ सकती हैं, या एक दूसरे से स्लाइड कर सकती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की प्लेट की सीमाएं हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। सबसे पहले तुमको यहाँ पे समझ में आएगा, डाइवर्जेंट पे आते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है। तो प्लेट जब दूर जाएंगी तो क्या होगा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दूर जा रही है। तो जब दूर जाएंगी तो अंदर का जो एस्थेनोस्फीयर, जो मैग्मा या लावा भरा है, अब वो बाहर निकलेगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा वो, और बाहर निकल के जम जाएगा। ये समझ आ गया क्यों भैया, समझ आएगी नहीं आया, फिर से देख लो, फिर से देख लो तुम। देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दोनों दूर जा रही हैं। क्या होगा जब दूर जाएंगी तो किसके नीचे, इनके नीचे क्या भरा हुआ है, मैग्मा लावा एस्थेनोस्फीयर, वो बाहर निकल के जम जाएगा। दैट इज वाई divergent plate boundary is considered as constructive plate boundary because new crust is constructed. How it is constructed, कैसे बनता है, प्लेट जब दूर जाती हैं तो नीचे जो मैग्मा या लावा एस्थेनोस्फीयर है, जो मैग्मा लावा भरा हुआ है, वो बाहर निकल के जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, बन गया। अब आ जाओ कॉन्वर्जेंट पे। ये 2 प्लेट आई, आप पास में आएंगी, पास में आई,
देखना ये देखना, यहाँ ऑब्जर्व करो, ये देखो ऑब्जर्व करो, धंस गया नीचे, ये धंस गया नीचे, धंस गया नीचे, धंस रहा है नीचे, धंस गया नीचे, हो गया काम इसका। क्या काम हो गया इसका? जब ये नीचे धंसा होगा तो क्या हुआ होगा? नीचे क्या है ये? मेंटल क्या है ये? एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर धधक रहा है एकदम, भयंकर जल रहा है, बहुत भयंकर गर्म है। जब ये नीचे जाएगा ना तो पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा मतलब क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं किसको? कॉन्वर्जेंट वाली को डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, बिकॉज क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? सबडक्शन जोन बन रहा है। सबडक्शन जोन क्या होता है? ये सबडक्ट कर गया, उसके नीचे धंस गया, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। उसके नीचे धंस गया वो। अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में बताना क्या हो रहा है। ये उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो उधर और ये इधर। क्या हुआ? क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ कि डिस्ट्रक्शन हुआ क्रस्ट का? बताओ जल्दी से। वॉट हैपेंड? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या हुआ? क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ? तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ना तो अंदर से बाहर निकला, ना कोई नीचे गया, यानी कि इट इज नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव। ना तो क्रस्ट बना और ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय हुआ। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो जो डाइवर्जेंट होती है वहाँ पे क्या होता है? नया क्रस्ट बनता है। सबडक्शन जोन क्रिएट होता है कॉन्वर्जेंट में, और वहाँ पर क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके। और ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता है, स्लाइड करती हैं एक दूसरे में। ठीक। ये डाइवर्जेंट में मिड ओशियन रिज बनती है, यहाँ वोल्केनो बनते हैं। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पर मैं अभी ज़्यादा ओवर फोकस नहीं करूँगा तो इस पर करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि अगला ही टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री पे आते हैं ज़्यादातर। क्यों आते हैं? जब ये खिसक रहे होंगे एक दूसरे के उधर पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा ये जो तुमको पिक्चर में दिख रहा है एकदम स्मूथ लाइन है इसकी, एकदम स्मूथ नहीं होता है ये। ठीक है, ऐसे बड़ा इर्रेगुलर शेप होता है। अब सोचो, ये इर्रेगुलर शेप है, इसका रेगुलर शेप है, आपस में जब इधर उधर जाएंगी तो फंस जाएंगी। ये फंस नहीं जाएंगी, लॉक हो जाएंगी अपने में। लॉक नहीं हो जाएंगी, और जब लॉक हो जाएंगी तो क्या हो गया? लॉक हो गई। दो, ये वो उधर जाना चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, वो उधर, ये इधर, वो एकदम लॉक हो गई है। फ्रिक्शन फोर्स इनको लॉक करके रखा हुआ है, खटाक से रिलीज होगा, और जैसे रिलीज होगा ना खटाक से, धड़ाम से बिल्डिंगें गिरेंगी, अर्थक्वेक आएगा। समझ आया अर्थक्वेक कैसे आता है? ठीक है, तो ये समरी है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म की। अब हिंदी वाले गुस्सा हो गएंगे तुरंत, ले हिंदी नहीं है ये, सर ने तो बोला था हिंदी होगा। है हिंदी। अपसारी प्लेट डाइवर्जेंट, अभिसारी कन्वर्जेंट, रूपांतरण ट्रांसफॉर्म। ठीक, कोई एक सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा तुमको जो हिंदी में ना हो। तो बेटा कंप्लेन अगर किसी ने किया RIP हिंदी मीडियम और ये सब, तो ध्यान रखना, फिर ठीक नहीं होगा। वोल्केनो फर्स्ट एंड दोनों में क्रिएट होंगे, कल बताएंगे, रात से ना चिंता क्यों ले रहा हो। ठीक है सर, हाउ कैन एनी क्रस्ट फ्लोट ऑन मैग्मा? वाई इट कैन नॉट? करण सिंह, वाई इट कैन नॉट? इफ दिस इज प्लेट, तुम्हारे घर की किचन वाली प्लेट है, ठीक है, और ये है यहाँ पर नीचे भरा हुआ है, ठीक है, पानी, और पानी में तुम टब है, टब में तुम प्लेट डाल लो, फ्लोट नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? तुम मुझे बताओ, फ्लोट नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? उछलेगी? क्या करेगी वो बताओ मुझे? फ्लोट नहीं करेगी वो। और जो हमारी ये पहली बात तो क्रस्ट बोलना बंद करो। क्रस्ट नहीं, लिथोस्फीयर। क्रस्ट नहीं तैर रहा है, लिथोस्फीयर तैर रहा है। और वो जो तैर रहा है वो पानी नहीं है, वो पूरा वो सेमी मॉल्टन है, सेमी सॉलिड है वो, ना तो पानी है ना तो जमा हुआ है। ठीक है, बहुत गाढ़ा है। इट इज़ लाइक तुम वो जो प्लेट मैं बोल रहा था टब में डालने के लिए, वो उस टब में तुम शहद भर दो और फिर उसको करो, तो उस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट होगा, वो है मूवमेंट यहाँ पे जो होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्लियर हो गया सबको। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। अपसारी में क्या हो रहा है? अपसारी में भूपर्पटी का निर्माण होता है, अभिसारी में भूपर्पटी नष्ट होती है, और ट्रांसफॉर यानी रूपांतरण में ना तो बनती है ना तो नष्ट होती है। क्लियर? ये कहा आ रहा है अर्थक्वेक का। क्यों? अभी बताए थे, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे, ये इधर वो उधर, ये लॉक हो गई, फंस गई, अरे जा नहीं पा रही, फंस गई। और जोर लगाओ, और जब और जोर लगेगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स
को ये वाला जो फोर्स है जो एक दूसरे से इधर उधर जाना चाह रही हैं वो वाला फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स को एक्सीड कर जाएगा और एक दूसरे से मूव कर जाएंगे और क्या आएगा, भूकंप आएगा। ठीक है, क्या आएगा, भूकंप आएगा आपका भी। ओके चलो, तो भूकंप कैसे क्या आता है तो यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे आई थिंक ओके। तो भूकंप की अगर बात करेंगे तो ये एक इंटेंस शेकिंग अर्थ सरफेस की, आप देख रहे हैं किस तरीके से शेक कर रहा है। तो शेक क्यों करता है, ठीक है, एन अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कॉल्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट, क्योंकि अर्थ की प्लेट शिफ्ट करती है। इट इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स नोन एज सीस्मिक वेव्स। समझ में आई ये चीज़ कि व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ की जो सरफेस है वो शेक करती है। क्यों शेक करती है अर्थ की सरफेस? क्योंकि शिफ्टिंग होती है अर्थ की प्लेट की। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्म में पढ़ा, और तो शिफ्टिंग की वजह से एनर्जी रिलीज होती है फॉल्ट लाइन में। अभी बताते हैं कैसे। जैसे अभी बता रहे थे, ये इस तरीके से प्लेट है, बताया था। ठीक, तो इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, अभी लॉक है, लेकिन जब फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ जाए, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये घर्षण बल। भाई जिस फोर्स ने इनको लॉक कर रखा है वो फोर्स, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे एक फॉल्ट लाइन। और जब ये फोर्स रिलीज हो जाएगी, पूरी जो एनर्जी रिलीज होगी, जब फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी ये वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। और जहाँ से रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। भूकंप का हाइपोसेंटर या फोकस क्या है? जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही। कौन सी एनर्जी? वो एनर्जी जो वेव्स के फॉर्म में रिलीज हो रही है। जो भूकंप आया है, तो भूकंप क्या है? भूकंप पे कोई इंसान है या शैतान है? भूकंप वेव्स के फॉर्म में आता है। जब ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग जब एनर्जी रिलीज होती है तो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जहाँ से स्टार्ट होता है वो हाइपोसेंटर है, जहाँ से शुरू होता है, बिगन होता है। ठीक है, जहाँ से ये शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप का क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। एंड भूकंप का एपीसेंटर क्या होता है? भूकंप का एपीसेंटर होता है वो पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक का फोकस। जो अर्थक्वेक जहाँ पे आता है उसके जस्ट ऊपर, वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये हाइपोसेंटर है, भूकंप यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है जमीन में, ये तो भूकंप तो अंदर आएगा ना, प्लेट नीचे है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट तो नीचे है, प्लेट फॉल्ट लाइन तो अंदर होगी। तो जहाँ से वेव्स रिलीज होंगी वो हाइपोसेंटर या फोकस, और जस्ट उसके जो ऊपर जो पॉइंट है, जो उसके सबसे नज़दीक पॉइंट होगा, उसको भूकंप का एपीसेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। भूकंप का जो भी एपीसेंटर होता है वहाँ डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेव सबसे पहले पहुँचती हैं और बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जितना कोई भी प्लेस जो एपीसेंटर से जितना दूर होगी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन उतना ही कम होगा। अगर आपको ये करके देखना है एक्सपेरिमेंट, तो एक काम करना, घर में अगर कोई टेबल हो जिसमें नीचे से तुम मार सको तो टेबल लेना वो, ठीक है, और टेबल में ग्लास रखना। मान लो एक यहाँ ग्लास रखा, एक यहाँ ग्लास रखा, ठीक है, और एक यहाँ ग्लास रखा, ठीक है, और यहाँ पे मारना नीचे से यहाँ मारना। तो पहले कौन गिरेगा? पहले ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा। हो सकता है ये ना गिरे, बस हिल जाए थोड़ा सा, क्योंकि ये दूर है ना। कहाँ से? एपीसेंटर से, जहाँ पे वेव सबसे पहले आई, वेव्स ने जहाँ मार मारी, ठीक है, ये तो उसी के ऊपर ही बैठा हुआ था, तो तुरंत गिरेगा ये गिरने के काफ़ी चांसेस हैं। ये हो सकता है ना गिरे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दूर है उससे, तो हो सकता है हिले बस थोड़ा सा, लेकिन गिरेगा नहीं। तो भूकंप का एपीसेंटर जहाँ होता है वहाँ डैमेज उतना ही होता है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। सभी प्राकृतिक जो भूकंप हैं वो स्थल मंडल में आते हैं। सीधा लाइन आएगी स्टेटमेंट में, बता रहा हूँ, सीधा लाइन आएगी स्टेटमेंट में ये, ठीक है, याद रखना। वो यहाँ क्रस्ट लिख देगा, वो कुछ भी लिख सकता है। अर्थक्वेक जनरेट सीस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, विच आर वाइब्रेशंस दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। जो दो तरह की वेव्स होती हैं, दो तरह की तरंगें होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, यानी भूगर्भीय तरंगें और सतह तरंगें होती हैं। ये बस इन्हीं के बारे में ही पढ़ने वाले डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट,
एंड दैट इज कि शैलो फोकस अर्थक्वेक हैव मोर इंटेंसिटी दैन द डीपर वंस, यानी उथले जो केंद्र वाले भूकंप होते हैं उनकी तीव्रता गहरे केंद्र वाले भूकंपों की तुलना में अधिक होती है। एज सिंपल एज दैट। एक भूकंप जो है यहाँ पे आया है, ठीक है, एक भूकंप यहाँ पे आया है, तो तुम खुद सोचो कि कौन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगा। ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगा। ए वुड कॉज मोर डिस्ट्रक्शन दैन बी। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो वेव्स हैं वो तुरंत पहुंचेंगी और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पहुंचेंगी, लेकिन जब इसकी ऊपर तक पहुंचेंगी तो उन वेव्स की इंटेंसिटी कम हो चुकी होगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी कम होगा। तो ये ए क्या है? ए है शैलो फोकस अर्थक्वेक, जिसकी डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो शैलो फोकस अर्थक्वेक हैव मोर इंटेंसिटी दैन द डीपर वंस। तो जो ज़्यादा गहराई में है, जो ज़्यादा डेप्थ में है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ज़्यादा गहराई में है, सॉरी, उनकी इंटेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जिनकी गहराई उतनी नहीं है, ठीक। क्लियर? ओके, ठीक है। अब आते हैं वेव्स पे। क्लियर हो गई चीज़ें? अर्थक्वेक रिवाइज कर लें जल्दी से। अर्थक्वेक अगर अलोंग अ फॉल्ट लाइन वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक वो हाइपोसेंटर या फोकस बोला जाता है, और जहाँ सबसे पहले अर्थ सरफेस को मिलता है जो उसके ऊपर होता है एपी सेंटर होता है भूकंप का। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक, जितने भी प्राकृतिक भूकंप है वो स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर में आते हैं, और जो शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं जिनकी डेप्थ उतनी नहीं होती उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। और अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक जो सीस्मिक वेव्स जनरेट करता है, जो भूकंपीय तरंगें जनरेट करता है, उनके बारे में। दो तरह की तरंगें होती हैं, एक तो भूगर्भीय तरंगें यानी कि बॉडी वेव, और एक सतही तरंगें यानी कि सरफेस वेव। सबसे पहले बॉडी वेव। दीज वेव ट्रैवल थ्रू द अर्थ इंटीरियर विद हाई स्पीड। देयर ऑफ टू टाइप, पी वेव एंड एस वेव। सिंपल तुमको याद रखना है, जो भूगर्भीय तरंगें होती हैं बॉडी वेव वो दो तरह की होती हैं। ये भूल जाओ पॉइंट, तुम इस पे आओ। ये दो तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव। पी तरंगे और एस तरंगे। अब इनमें अंतर क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, इनको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। नाम समझ में आ रहा है, पी और एस। दे आर द फास्टेस्ट सीस्मिक वेव्स। दे आर दी स्लो सीस्मिक वेव्स। फास्टेस्ट का मतलब सबसे जल्दी रिकॉर्ड हो जाती है सीस्मोग्राफ में। सीस्मोग्राफ क्या होता है? सीस्मोग्राफ आपका वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक की वेव्स को, जिनको सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहले पी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आती हैं, हाथ में एकदम चप्पल लेके भागती हुई आती हैं पी वेव्स, और रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड फास्टेस्ट होती है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एस की होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सारे मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। और ये जो एक पॉइंट है, जो की डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें कंक्लूजन तक लेके जाता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। मैंने शुरुआत में बोला था कि दो सोर्सेज होते हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के, एक तो डायरेक्ट सोर्स और एक इनडायरेक्ट सोर्स। अब इनडायरेक्ट सोर्स में हमारे क्या क्या थे? एक तो मेट्योराइट्स थे, ग्रेविटी एनोमली थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, और सीस्मिक वेव्स था। तो मैंने बताया था सीस्मिक वेव सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें एक्यूरेटली बताता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, और कैसे बताता है वो भी जानेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये पी वेव्स तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी सॉलिड में ज़्यादा स्पीड है, लिक्विड में कम, देन गैस में सबसे कम। इसी तरीके से तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे साउंड वेव भी कुछ इसी तरीके से होती हैं। उनकी स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। और इसीलिए पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन वेव्स और एस वेव आर ट्रांसवर्स वेव्स। मतलब पी वेव लॉन्गिट्यूडनल, इसका मतलब है ये वाइब्रेट करती हैं, ध्यान रखना, दे वाइब्रेट इन द डायरेक्शन, ध्यान से, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आगे पीछे ये वाइब्रेट करती हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि वेव्स, एस वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये देखो, ये पी वेव है, ये पी वेव है, आगे पीछे हो रही है, ये पी वेव है। अब आएगी एस वेव, अभी ये भी पी वेव थी, अब आएगी एस वेव। ये देखो आई आगे पीछे, ये एस वेव है, ये आगे पीछे, ये आगे पीछे, ये एस वेव है ये। तो पी वेव जहाँ से जाएगी, तो क्योंकि ऐसे ऐसे जा रही है,
जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन है उसी डायरेक्शन में इसका क्या है, वाइब्रेशन है। तो जहाँ से जाएगी ना वहाँ पे स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करती जाएगी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करेगी। लेकिन जो एस वेव है वो क्रस्ट एंड ट्रफ, उतार चढ़ाव क्रस्ट एंड ट्रफ। फिर से देख लो, ठीक है। ये पी वेव है, आगे पीछे ऐसे 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 देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ट्रैवल होता हुआ, ये वेव ट्रैवल कर रही है। वेव कैसे ट्रैवल करती है एक्चुअल में, ये खुद स्प्रिंग तो ट्रैवल कर नहीं रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। और ये एस वेव है, एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रही है, ऊपर नीचे इस तरीके से एनर्जी यहाँ से वहाँ जा रही है। स्प्रिंग तो वहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये जो चीज़ है वो वहाँ उठ के जा रही है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गई। अब आते हैं सरफेस वेव्स में, हैं। हाँ, फिर से रिकॉल करो, सीस्मिक वेव्स दो तरह की, बॉडी वेव, सरफेस वेव। आंखें बंद करो, चार्ट बनाओ दिमाग में, सीस्मिक वेव लिखो ऊपर, दो डंडियाँ बनाओ, एक लेफ़्ट एक राइट। लेफ़्ट में है बॉडी वेव, राइट में है सरफेस वेव, यानी कि लेफ्ट में भूगर्भीय तरंगे, राइट में है सतही तरंगे। अब जो बॉडी वेव है उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करो, पी और एस। पी में क्या क्या पढ़े, रिकॉल करो। पी में ये पढ़े कि ये जो है हाथ में चप्पल लेके तुरंत भागती हैं, सीस्मोग्राफ में पहले रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि इनकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन एस वेव जो है बाद में रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि इनकी स्पीड पी के कंपैरिजन में स्लो होती है। और ध्यान रखना, जिसकी स्पीड स्लो उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा, जो थोड़ा देर में आएगा वो कायदे का थप्पड़ लगा के जाएगा, वो कायदे का डिस्ट्रक्शन क्रिएट करके जाएगा। इसीलिए अभी हम देखेंगे कि जो सरफेस वेव है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे देर में आएंगी और कायदे का थप्पड़ लगा के जाएंगी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कैरी करके जाएंगी वो। तो पी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एस कैरी करेंगे। खैर, पी वेव, फिर आंखें बंद रहनी चाहिए और वो लिखते जाओ, पॉइंट रिकॉल करते जाओ। पी वेव की अगर बात करेंगे तो पी वेव में और क्या पढ़ा था, ये साउंड वेव की तरह है। मतलब इसमें सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में, पी वेव की। लेकिन एस वेव की, एस तो ट्रैवल ही सॉलिड में कर पाती हैं वो, लिक्विड और गैस तो भूल ही जाओ, वो ट्रैवल ही नहीं कर पाती लिक्विड गैस में। पी वेव तीनों में करती हैं और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड है, देन लिक्विड में, देन गैस में। साउंड वेव की तरह है पी वेव। और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसकी खासियत ये होती है कि ये वाइब्रेट करती है वेव के डायरेक्शन में। लेकिन एस वेव कैसे वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसीलिए पी वेव जहाँ से निकलेगी स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन क्रिएट करती जाएगी, चीज़ों को दबाते हुए जाएगी। और एस वेव की अगर बात करेंगे तो ऊपर नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करते हुए जाएगी। क्लियर। सरफेस वेव पे आओ। सरफेस वेव बनती कैसी हैं, तो ये हाइपोसेंटर है जहाँ से भूकंप आया था, यही हाइपोसेंटर है जहाँ से भूकंप आया था। चट्टाने वट्टाने होंगी तो ये जब बॉडी वेव इन चट्टानों वगैरह से मिलेगी, सरफेस रॉक से मिलेगी, तो इसका नेचर बदल जाएगा और ये सरफेस वेव बन जाएगी। क्योंकि चट्टानों वट्टानों से मिल के आ रही है तो सबसे देर में आएगी, क्योंकि सबसे मिलजुल के आ रही है। और सबसे मिलजुल के आ रही तो भाई पूछ पाछ के भाई कायदे से सबकी, ऐसे मान लो कि सबकी एनर्जी लेके आ रही है। और जब लास्ट में आएगी तो कायदे का डिस्ट्रक्शन कैरी करके जाएगी। एक्चुअल में सरफेस वेव जो होती हैं, When body wave comes in contact with surface rock, they form surface wave। जब भूगर्भीय तरंगें सतह की चट्टानों के संपर्क में आती हैं तो वे सतही तरंगों का निर्माण करती हैं। दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। रैले वेव्स या लव वेव, सरफेस वेव के दो प्रकार हैं, रैले और लव। लव क्या होता है, लव जो होता है, लव जो आप देख सकते हो साइड वाइज जो है डिस्ट्रक्शन करता है, साइड बाई साइड इस तरीके से हिलाता है, ये साइड बाई साइड डिस्ट्रक्शन करता है, साइड मार देता है ये। और रैले कैसे मार देता है, रैले रोल करके देता है, रैले रोल मार के मार देता है, रोल बनाता है नीचे, रोलिंग टाइप करता है, रैले रोलिंग करता है। और लव जो है, लव हमेशा साइड से होता है। ठीक है, तो सरफेस वेव के ये दो टाइप हैं, एक तरीके, दो तरह की वेव हैं सरफेस वेव्स, रैले और लव। लव कैसे होता है, लव हमेशा साइड से होता है, रैले जो है वो रोल करके आ रहा है। दे आर दी लास्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होने वाली सबसे अंतिम तरंगें होती हैं ये। सिंपल, सबसे पहले कौन रिकॉर्ड होगा, पी, फिर एस, फिर सरफेस, और जो सबसे ज़्यादा लास्ट में रिकॉर्ड होगा वो डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा करेगा। सीस्मोग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रजिस्टर सीस्मिक वेव्स, जो सीस्मिक वेव्स को मेजर करता है। आपने अच्छा नोटिस किया होगा कि जब भूकंप आता है तो जो जानवर लोग हैं वो पहले एकदम सतर्क हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं एकदम। सुना है ना सब लोगों ने कि वो जो उनको पहले फील हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, हाँ, फर्स्ट साइडेड, वन साइडेड लव होता है, बिल्कुल। हाँ, इसमें तुरंत रिलेट कर लेते हो तुम लोग ना, बताना नहीं पड़ता, इसे बताना नहीं पड़ता, वन साइडेड लव तुरंत देखो, सीधा एकदम हिप, वही ना कि हिट द नेल ऑन द हेड, सीधा वहीं मार देते हैं। यहाँ तो दिमाग पूरा चलता है। क्यों होता है बताओ, क्यों होता है, उनको पहले क्यों फील हो जाता है, बताओ। जैसे दोगेश भैया हमारे, तो क्यों उनको फील होता है, बिकॉज ही इज दोगेश,
दैट इज वाई। सिक्स्थ सेंस होता है, वाह, जब ना पता हो तो सिक्स्थ सेंस। तो इसलिए होता है क्योंकि दे आर सेंसिटिव। पहली बात तो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू इंफ्रासोनिक साउंड्स, जो भी इंफ्रासोनिक वेव्स वगैरह आती हैं। तो पी वेव्स जो हैं वो सबसे पहले आती हैं, अभी हमने देखा, ठीक है। पी वेव्स सबसे पहले आती हैं पी वेव सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं सीस्मोग्राफ में, लेकिन वो हमें फील नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम, क्या है ना, हम सोते रहते हैं, जब तक हमारे थपेड़े नहीं पड़ते हैं तब तक कहाँ जागते हैं हम। जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए सिर पे तब तक कहाँ चुल मचती हमको पढ़ने की। लेकिन ये दोगेश लोग भाई हमारे एक्टिव रहते हैं, हमें नहीं पता चलता पी वेव्स का, लेकिन इनको पता चल जाता है। एंड क्योंकि पी वेव सबसे पहले आती हैं तो दोगेश भैया हो गए, हमारी काऊ जी हो गई, मतलब जो भी जानवर हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो मतलब तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, उनको बताना भी नहीं पड़ता कि उनको भूकंप में क्या करना है, उनको पता है भूकंप में क्या करना है, वो तो इंसानों को बताना पड़ता है, ठीक है। तो तुरंत बाहर निकलते हैं, वो बाड़े के अंदर अगर होंगे तुरंत बाहर निकलेंगे, और अगर कोई अंदर ले जा रहे होंगे और उनको फील हो जाएगा तो अंदर जाएंगे ही नहीं वो, ये होता है उनके साथ, ठीक है। तो पी वेव्स जो सबसे पहले आती हैं हमें फील नहीं होती, लेकिन इन लोगों को, ठीक है, हमारे दोगेश भैया को फील हो जाती हैं, ठीक है। चलो, और फिर आपको लगता है कि लोग दोगेश भैया दोगलीना जी को बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो है कुछ फील कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। स्केल्स टू मेजर अर्थक्वेक, तो भूकंप को मापने के पैमाने दो होते हैं, एक तो रिक्टर और एक मर्कैली। रिक्टर और मर्कैली, अगर भूकंप का ये मापना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई भूकंप में तो रिक्टर का यूज़ करते हैं, और कितना डैमेज किया तो मर्कैली। एक तरीके से जो रिक्टर है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाती है, और जो मर्कैली है वो इंटेंसिटी को दर्शाती है। रिमेंबर दैट, ये पूछता है, रिक्टर इज़ अ मैग्नीट्यूड स्केल, मर्कैली इज़ अ इंटेंसिटी स्केल। अब अगर ये m से मर्कैली और m से मैग्नीट्यूड होता तो कितना आसान होता याद करना, लेकिन ऐसा तो है नहीं, और इसीलिए हमें याद भी हो गया कि भैया m से मर्कैली है लेकिन m से मैग्नीट्यूड नहीं है, रिक्टर से मैग्नीट्यूड, मतलब रिक्टर मैग्नीट्यूड का मिलन है, मर्कैली मैग्नीट्यूड का मिलन है ही नहीं, याद हो गया, ठीक है। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। इसका स्केल कहाँ से है? 0 to 10, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लिमिटलेस स्केल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 तक ही है, इसके बियॉन्ड भी है, लेकिन क्योंकि आज तक 10 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था वो चिली में जो अर्थक्वेक आया था 1960 में, 9.5 के तकरीबन था वो, ठीक है, वो अभी तक का हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा आया नहीं, तो अभी 10 वो हम लिमिट बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये इट इज़ अ लिमिटलेस स्केल। और मर्कैली की अगर बात करेंगे तो ये 1 से लेके 12 तक जाती है, इट इज़ अ लिमिटेड स्केल, ये 12 से ऊपर नहीं है, ठीक है, 1 से 12, लेकिन ये 0 to 10, याद रहेगा। अब आते हैं शैडो जोन, आखिरी चीज़ है छाया क्षेत्र पे, आखिरी चीज़ पे आते हैं। अब आपको समझ में आएगा कैसे हमें सीस्मिक वेव्स का यूज़ करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला, ठीक। तो यहाँ तुम समझो अब हुआ क्या। पहले मैं लाल से पी वेव्स को भेज रहा हूँ, ठीक है, लाल जो कलर का यूज़ करूँगा पी वेव है, ठीक है। जैसे भूकंप आया और ये भूकंप की तरंगें जो हैं ये हैं इस तरीके से, मान लो यहाँ पे भूकंप आया कहीं पे, ठीक है, एकदम नॉर्थ पोल पे, और यहाँ से नॉर्थ पोल से भूकंप तरंगें चली, ये कौन सी लाल वाली? पी वेव्स हैं, चल रही अपना आराम आराम से, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, चल रही आराम से, आराम से चल रही भाई, कोई ज़िंदगी में टेंशन वेंशन है ही नहीं, मतलब एकदम बढ़िया आराम सब चल रहा है, आराम सब चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये लो क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? रिफ्रैक्शन हो गया वेव का। ये क्या हो गया? ले ये क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? क्यों ऐसा हो गया, कोई बताएगा मुझे? ऐसा क्यों हो गया कि ये जब इधर आई तो रिफ्रैक्शन क्यों हो गया इसका? ये मुड़ क्यों गई एकदम से? सीधे जा रही थी, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या हो गया? या इसकी किस्मत में ही लिखा हुआ था ये? क्यों, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? कुछ तो बोलो। बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम लगेगा। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है पी वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड में ट्रैवल करती हैं तेज़ी से, लिक्विड में थोड़ी धीमी हो जाती हैं और गैस में सबसे कम। तो यहाँ क्या हुई? धीमी हो गई हैं काफ़ी,
धीमी हो गई, तो हमें पता चला अच्छा मतलब ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, और जब ये अंदर गई तो फिर से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, जैसे जा रही थी वैसे गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, देख लो सीधे चली गई, देख लो सीधे चली गई। तो मतलब ये इन्होंने पाया कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड है। तो यहीं से पता चला हमें कि आउटर कोर इज़ लिक्विड इन नेचर, ठीक। और जहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं करी गई, ये 105 डिग्री है, ये 145 डिग्री है, ये 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है, ये इसका छाया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? छाया क्षेत्र, शैडो जोन। याद रहेगा, याद होगी, समझ आ गया? याद क्या रखना है इसमें, समझ आ गया ये, ठीक है। अब देखो हम आते हैं किस पे, अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं एस वेव पे, ठीक। एस वेव को ड्रॉ करें। ज़िंदगी सुहानी चल रही एकदम, मज़े आ रखे हैं ज़िंदगी में एकदम, कोई दिक्कत कोई लोड ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, एक सा आसमान में उड़ने का दिल करता है मानो, कोई ज़िंदगी में दिक्कत ही नहीं है, बहुत मस्त चल रही है ज़िंदगी, बहुत मस्त चल रही है। ये क्या हो गया, ले आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं, ले आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा इनसे, तो आगे इनसे बढ़ा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, एस वेव्स तो सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर पा रही थी, लिक्विड में तो कोई स्कोप ही नहीं था। अच्छा मतलब यहाँ लिक्विड आया होगा, हाँ आउटर कोर लिक्विड है, इसका छाया क्षेत्र शैडो जोन 105 से लेके 105, तो किसका शैडो जोन बड़ा हुआ, किसका शैडो जोन बड़ा हुआ? एस वेव का शैडो जोन बड़ा हुआ। 105 से लेके 105 लगभग 40% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है ये, ठीक है, लगभग 40% एरिया को कवर करता है। फील लेके बढ़ा रहे हैं सर, और क्या फील आना चाहिए। क्या फील तुमको सिर्फ वही दे सकता है? नहीं बेटा, हम भी दे सकते हैं, पढ़ाई भी दे सकती है तुमको फील, तुम लो तो, तुम ले नहीं रहे हो ना ढंग से। 105 से लेके 145 तक, 105 से लेके 145 तक शैडो जोन है पी वेव का, और एस का 105 से लेके 105 तक, यानी कि 40% ऑफ अर्थ सरफेस को ये कवर करके रखता है, ठीक है। याद रहेगा 40% ऑफ से भी ज़्यादा किसका शैडो जोन है? एस वेव का, बड़ा है, ठीक। शैडो जोन क्या है? जहाँ पे अर्थक्वेक की वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उस जोन को शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है, छाया क्षेत्र बोलते हैं। अब आ जाओ अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। आखिरी चीज़ है हमारी सुनामी। सुनामी इज अ जापानीज टर्म विच मीन्स हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स, समझ आया? सुनामी एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। इट अकर्स व्हेन अर्थक्वेक अकर्स एट सी फ्लोर। अभी बताते हैं, अभी हम तुमसे पूछेंगे कुछ, ठीक है। मान लो कि तुमको हम समुद्र में ले जाकर छोड़ दे, मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मान के लो हो ही जाएगा, फिर जो है तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? तो गोवा जाओगे, गोवा वाले बीच में, क्यों? अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ, ठीक है। और मान लो तुम्हारे वहाँ पे हम क्या बोलें कि बेटा सुनामी आ गई, अब बताओ तुम करोगे क्या, ठीक है। अच्छा तुम लोग बताओ क्या करोगे, पहले तो हम तुमको बता ही देते हैं, रुको पानी पी लें थोड़ा सा। तो ये तो समझ आया सुनामी जापानीज टर्म से। तो सुनामी होता क्या है ना, सुनामी ये होती है, ठीक है। सुनामी क्या होता है? जब समुद्र तल के अंदर भूकंप आ जाए, जब समुद्र तल के अंदर भूकंप आ जाए, ठीक है, तो सुनामी आती है। पहले तुम समझो कैसे आती है, तब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। ये समुद्र है, ध्यान समझना कैसे आती है, फिर तुमसे हम सवाल पूछेंगे वाला जो अभी हम पूछना चाह रहे थे। समुद्र ही है, नदी नहीं है, समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र तल के अंदर भूकंप आ जाए अगर, और अगर प्लेट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वर्टिकल मतलब इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में हो जाता है, एक दूसरे के नीचे इस तरीके से गिर जाएं, ठीक है। तो जब इस तरीके का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाए ड्यू टू अर्थक्वेक, कहाँ पे यहाँ पे, दैट इज समुद्र तल के अंदर, तो ये वेव्स ट्रैवल करेंगी चारों दिशाओं में, करेंगी भाई, बिल्कुल करेंगी। अब ये वेव्स जो है ना, ये जो एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करी, ये समुद्र की वेव बन जाएगी, और ये वेव ऐसे ऐसे बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। इवन आप ये मान लो कि
10, 20, 30 मीटर तक टॉल हो सकती हैं, यह इतनी ऊंची हो सकती हैं। ध्यान सुनना, तो मैंने क्या बोला, अगर भूकंप समुद्र तल के अंदर आ जाए और अगर प्लेट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो सुनामी आती है। कैसे आती है? समुद्र में जो पानी है वो तरंगे बन जाती हैं, उसकी तरंगे बन जाती हैं। वो जो एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, वो एनर्जी जो है वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और जैसे मैंने बताया, जैसे वो आगे बढ़ती है वो और बड़ी होती जाती है, क्योंकि वो और ज़्यादा एनर्जी को एक्यूमुलेट करती है और बड़ी वेव्स बनाती है। आप ये मान के चलो कि अगर कोई समुद्र के बीचों बीच, समुद्र में बीच में है, उसके नीचे से सुनामी की लहरें निकल जाएंगी, उसको पता भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि हवा की वजह से कोई तरंग आई होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। तो समझ रहे हो, सुनामी जहाँ भूकंप आया है हो सकता है उसी के नीचे हो, अगर उसके नीचे से भूकंप आया यहाँ पे, वो जमीन में हो रहा था डिस्ट्रक्शन, एपी सेंटर में भूकंप के, तो यहाँ पे पानी में उतना, क्योंकि थोड़ा बहुत लहर मारेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी में दिक्कत तब होती जब जितना तुम दूर जाओगे ना, जितना जो कोस्ट में होगा, कोस्ट में ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है, कोस्ट में ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है भयंकर। क्यों? क्योंकि वो पूरी, जैसे जैसे वो आगे वेव ट्रैवल करती है और बड़ी और बड़ी और बड़ी बनती जाती है और वेव, और पूरी एनर्जी आके शोर में मारती है एकदम खटाक से। अब ये लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? मरने के लिए इकट्ठा हैं। देख रहे हैं कि देखो देखो आ रही है, क्यों इकट्ठा है? तो इसलिए इकट्ठा है क्योंकि एक्चुअली में होता ये है कि जब भूकंप जब आता है, चलो पहले तो तुम बताओ, अच्छा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो कि तुम गए अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ गोवा वाले बीच में और हमने बोला कि सुनामी आ गई, अब बताओ तुम करोगे क्या? तुम करोगे क्या ये बताओ तुम, पहले हम जानना चाहते हैं। बताते हैं विवेकानंद तिवारी। एक्चुअल में होता उस तरीके से है, लेकिन हल्का सा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होता है वहाँ पे, हल्का सा अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, ये 2004 की जो इंडिया में सुनामी आई थी, 2004 की, जिसको बॉक्सिंग डे सुनामी बोलते हैं, वो आई थी। बॉक्सिंग डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिसमस के अगला वाला दिन को बॉक्सिंग डे बोला जाता है। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। भयंकर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में और बहुत लोगों की डेथ हुई थी। अभी तक की इंडियन ओशन में सबसे डेडलीस्ट सुनामी थी 2004 की, वो वही है। क्या करोगे? वीडियो बनाएंगे, भगवान जी को याद करेंगे, हाइट पे जाएंगे, ऊंचे बिल्डिंग में जाऊंगा, लेके भागेंगे उसको, कलिंजर फोर्ट में छुप जाएंगे। बच अच्छा बचा हुआ काम ख़त्म करेंगे। अच्छा, बचे हुए काम के बारे में बताओगे ज़रा, कौन सा बचा हुआ काम है? क्यों? ये सवाल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए, सबके लिए भाई, सबके लिए। एपी सेंटर की तरफ भागेंगे। वाह बेटा वाह, इसको देखो, ये कौन है? चिराग यादव। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? जैसे तुम यहाँ पे हो, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो उधर। वाह बेटा वाह, समुद्र की तरफ भागो बोल रहा है। तुम तो सबसे पहले बचोगे बेटा, ठीक है। चलो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वन लास्ट राउंड। अच्छा 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 अच्छा, बस बस रहने दो रहने दो। अच्छा, आकाश बोल रहे हैं सर फिलहाल तो पसंदीदा व्यक्ति आप ही हो। हाँ बेटा, लेकिन आगे के लिए नहीं रहेंगे ना, तो जिसके साथ तुम गोवा के बीच पे जाना चाहोगे। खैर, तो तुम्हें करना क्या चाहिए? अब जैसे ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए आगे, क्योंकि 2004 में यही हुआ, जब सुनामी आई तो डिस्ट्रक्शन इसलिए और भी ज़्यादा हुआ क्योंकि लोग और कोस्ट के पास पहुँच गए, नज़दीक पहुँच गए। क्यों? क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो पानी पीछे की ओर जाता है, पहले पहले वो पीछे की ओर जाता है, क्योंकि जो स्लाइडिंग हुई है एकदम से, उस गैप को फिल करने के लिए पानी नीचे दब जाता है। लेकिन अब वो फिर से वो गैप तो भर जाएगा, तो अब वो रिलीज़ होगा वेव के फॉर्म में। तो पहले पानी शोर लाइन से एकदम एक्सपोज हो जाता है, शोर लाइन एकदम पीछे जाएगा, लोगों लगता है अरे रे मिरेकल मिरेकल हो गया, सब जाते हैं इकट्ठा होते हैं कोस्ट में जाके। पहले तो तुम्हें ये नहीं करना है, अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ लेके तुम्हें सबसे पहले दूर की ओर जाना है, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई की ओर जाना है। लगभग कोशिश करो कि समुद्र से 2-3-4 किलोमीटर दूर जितना भागो। और दूर अगर नहीं भाग सकते हो, अगर मान लो ऐसा है कि नहीं नहीं यार सर, दूर जाने के लिए थोड़ी ना है, तो भागने के लिए थोड़ी ना है, तो काम फिनिश किए हुए थोड़ी ना हम चले जाएंगे, पहले काम फिनिश तो करें जिसलिए आए थे। तो तुम किसी फिर जाओ होटल वगैरह में जो थोड़ा सा ऊंचा हो, जिससे बिल्डिंग ऊंची हो, और जो रूम लेना वो सबसे ऊपर लेना जाके, ठीक है। और हो सके तो छत पे चले जाना, लेकिन अगर छत पे ना जा सको, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, तो अगर रूम ही लेना है तो थोड़ा सा ऊंचाई पे लेना,
ठीक है, ऊंचाई पे लेना और ये थोड़ा देखना कि वो बिल्डिंग भी थोड़ी स्टेबल है कि नहीं, मतलब स्टेबल इन द सेंस कि ठीक ठाक जगह एकदम परफेक्ट उसमें बनी है कि नहीं, कि ऐसे नहीं एकदम किनारे में बनी है कि हल्का सा समुद्री अगर लहर आई तो गिर गई, तो तुम्हें ऊंचाई पे जानना है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि एक और केस कंसिडर करते हैं कि तुम सो रहे थे उस टाइम पे, तुम और तुम्हारे पसंदीदा व्यक्ति सो रहे थे उस टाइम पे, फिर और एक और भी इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर ये होता है कि अब ऑब्वियस ये बात है, सुनामी तभी आती है जब भूकंप आता है। सिंपल सी बात है भाई, भूकंप आएगा तभी तो सुनामी आएगी। तो अगर तुम कोस्ट में हो, तट में हो, और अगर भूकंप आया है तो बेटा भाग लो पहली फुर्सत में कोस्ट की तरफ से। कोस्ट से जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाने की कोशिश करो अगर भूकंप आया, क्योंकि अगर भूकंप आया है दैट इज़ अ फोर शॉक। फोर शॉक का मतलब होता है भूकंप के पहले जो हल्का सा आता है भूकंप, तो भूकंप अगर आया है तो इसके बाद अब सुनामी आने वाली है, तो जितना जल्दी हो सके निकल लो, भाग लो वहाँ से। तो ये तो पहला हो गया। लेकिन अगर मान लो कि फंस गया तुम, तो फंस जाओ अगर कहीं पे, ठीक है, तो किसी एक स्टेबल चीज़ को पकड़ लो, कोई भी चीज़, पेड़ आए या कोई गाड़ी हो, ठीक है, वैसे गाड़ी भी बहेगी, लेकिन किसी भी चीज़ को पकड़ लो। सर हम उसको पकड़ लें, तो बेटा उसको नहीं पकड़ना है, वो खुद स्टेबल नहीं, तुमको क्या स्टेबल करेगा। तो पेड़, जैसे कि जब 2004 में ये बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी, तो एक इंडोनेशिया, क्योंकि इंडिया में आई थी, ये जो अपना ईस्ट कोस्ट है यहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, प्लस इंडोनेशिया वगैरह में, तो एक इंडोनेशिया की विमेन थी, महिला थी, 5 दिन बाद रेस्क्यू करी गई। कैसे, वो एक पेड़ को उसने पकड़ के रखा था। तो जो भी वेव्स आती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस एक वेव आई और चली गई, आती रहती हैं, एक वेव आई, दूसरी आई, तीसरी आई, और कौन सी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी कुछ नहीं पता। और अपने साथ इतना बड़ा बड़ा टैंकर, गाड़ी, जितना मलबा लेके आती है, वो हिट हो जाएगा आपके ऊपर, उसके चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप स्टर्डी चीज़ को पकड़ के रखिए अगर फंस भी गए हैं तो। अब इससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब तुमको अगर भागने एपी सेंटर की ओर, तो हम क्या ही कर सकते हैं। दूसरा इसका इफेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है सुनामी। दूसरा इफेक्ट है सॉइल लिक्विफैक्शन। ये क्या होता है, मृदा ध्रुवीकरण। तो सॉइल ये होता है, ये देखो, सॉइल जब अर्थक्वेक आता है तो सॉइल अपनी प्रॉपर्टी, जो उसका जो टफनेस है वो चला जाता है, सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। ये है सॉइल लिक्विफैक्शन, जहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉइल कितनी वीक हो गई है अर्थक्वेक की वजह से। दैट इज कॉल्ड एज सॉइल लिक्विफैक्शन, ओके। लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो सकता है, एवलांच हिमस्खलन, नहीं कि जो बर्फ़ का जो लैंडस्लाइड तो क्या है, ज़मीन का टुकड़ा गिर रहा है। एवलांच क्या है, जो पत्थर का टुकड़ा गिर रहा है। जब लोग, आपने सुना होगा, जब लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो बहुत लोगों की डेथ एवलांच की वजह से हो जाती है। या हमारे जो बहुत सारे जो आर्मी जवान हैं या फिर जो ऐसे ITBP के जवान जो ऐसी जगह में पोस्टेड रहते हैं, तो वो इनकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी देखने को मिलती हैं। फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया, फायर हो गया, ठीक है, आग वगैरह भी लगती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए आग भी लगने के चांस रहते हैं। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या हैं, तो एक तो अभी जो हमने देखा था वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक था, यानी कि जो एन अर्थक्वेक कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। जो टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है उसकी वजह से जो भूकंप आता है उसको टेक्टोनिक बोलते हैं। जो अभी हमने पढ़ा, मोस्टली अर्थक्वेक टेक्टोनिक नेचर के ही होते हैं। कोलैप्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल अर्थक्वेक दैट अकर व्हेन रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइन और कैवर्न्स कोलैप्स। तो ऐसे माइंस बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह की माइंस होती हैं, रैट होल माइंस होती हैं इस तरीके से। तो मतलब होता है, तो इनकी जो रूफ है अगर वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है, अगर इनकी रूफ कोलैप्स कर जाए तो बहुत भयंकर से एकदम से वो कोलिजन होता है, फिर टकराव होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। बहुत बड़ा नहीं हो सकता, होता है जनरली, ये छोटा मोटा होता है, ठीक है। सबसे तगड़े यही होते हैं और सबसे फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक ही होते हैं। एक्सप्लोजन एंड अर्थक्वेक कॉज बाई डिटोनेशन ऑफ अ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस। जब न्यूक्लियर डिवाइस का डिटोनेशन वगैरह किया जाता है, इस तरीके के जब टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, उस टाइम पे भी, क्योंकि अर्थ में के अंदर आप कर रहे हो, तो वो एकदम वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और उस केस में भी अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, जहाँ पर जब लार्ज रिजर्वॉयर बनाया जाता है उसको ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं 1967 में, 1967 में, और मैंने तुमसे पीछे पूछा था कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 21st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो उसमें होता ये है, उसमें हुआ क्या था कि इंडिया में, महाराष्ट्र में एक नदी है कोयना नदी है, तो उसमें रिजर्वायर बनाया गया, मतलब उसको पानी को रोकने के लिए डैम बनाया गया। लेकिन जितना वाटर था उसकी कैपेसिटी से कम था, मतलब बहुत भयंकर, बहुत ही बड़ा वो एक डैम बनाया गया, और बहुत ज़्यादा वाटर वो स्टोर कर किए हुए था, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आया। इसको हम ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंसानों की वजह से आई है, ठीक है, मानव जनित भूकंप, जो इंडिया में 1967 में आया था, जिसको कोयना रिजर्वायर अर्थक्वेक भी बोलते हैं, क्योंकि कोयना डैम की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से आया था ये। वोल्केनिक अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन।
तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो निकलता है, तब अर्थक्वेक आता है, तो उसको वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। जो हमारा GSI है, दैट इज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने भारत को, पूरे इंडिया को 4 डिफरेंट जोन्स में बांटा है अकॉर्डिंग टू दी कि कहाँ पर भूकंप आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो 4 उसमें इसने कैटेगराइज किया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जिसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है जो एकदम ही पूरा लाइट येलो हो रखा है, ये जोन 2 है, जहाँ पर सबसे कम सीस्मिक एक्टिविटी होती है, जहाँ पर सबसे कम भूकंप आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, बताओ जल्दी से, व्हेन इट वाज फाउंडेड। ठीक है, तो ये जोन 2 है जहाँ भूकंप सबसे कम आता है। देन जोन 3 आ जाओ, जो थोड़ा सा डार्क येलो है, यहाँ पे और ज़्यादा चांस रहते हैं। देन जोन 4 है, और हाई चांस है। जैसे जोन 4 में आप देखोगे थोड़ा सा ये पार्ट है गुजरात का, थोड़ा सा ये इधर का पार्ट है, ये वाला। ठीक है, और जो एक्सट्रीम रेड है ये वाला पार्ट, ये हिमालय का, और ये गुजरात का वेस्टर्न पार्ट, ये जोन 5 में हाईएस्ट सीस्मिक जोन है, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इवन ये जो अंडमान निकोबार, ये जो आप देख रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं कि चत्था पड़ गया इसमें। ठीक है, पिक्चर में डॉट डॉट, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ये भी देखो एकदम रेड हो रखा है, नहीं, ये भी जोन 5 में है। ठीक, अब ये क्यों है जोन 5, ये जोन 4 या जोन 5 में, या फिर अंडमान निकोबार? क्योंकि ये प्लेट है। जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो देखेंगे कि इंडियन प्लेट जो है, ये इंडियन प्लेट या इंडो एशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया तो उधर निकल गया, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और कुछ इस तरीके से टकराई कि इधर, ठीक है, इस तरीके से टकराई है। तो यहाँ पर आपको पता है प्लेट बाउंड्री है, ये पूरी प्लेट बाउंड्री है। सर यहाँ भी है क्या? हाँ, यहाँ पे भी है। जब पढ़ाएंगे ना इंडियन ज्योग्राफी तो देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से पूरी प्लेट बाउंड्री है ये। तो इसलिए ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय का या फिर अंडमान निकोबार, ये जोन 5 में आता है, एक्सट्रीम सीस्मिक एक्टिविटी वाला ये जोन है। ये क्यों है? यहाँ पे तो हिमालय नहीं है, ये तुम बताओ मुझे क्यों हो सकता है यहाँ पे? जो वेस्टर्न साइड ऑफ अर्थ को ये है एकदम गुजरात का, यहाँ पे 2002 में आया था भुज में, गुजरात के भुज में, हो सकता है आपने सुना भी हो, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और मैग्नीट्यूड स्केल कौन सी होती है बताओ जल्दी से? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1851 में, 1851 में, और स्केल होती है एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन एम से मर्कैली नहीं था, याद करो, रिक्टर था। इंटेंसिटी स्केल थी आपकी मर्कैली स्केल। तो ये इसलिए है क्योंकि अब मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ अरेबियन प्लेट थी, देखना भी, एक सेकेंड रुको, ये देख रहा हो, ये देखो, ये है अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और यहाँ पे आपकी, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री है। तो ये इस बाउंड्री की वजह से ही क्या है, यहाँ पे इस बाउंड्री की वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब ये किस तरह की बाउंड्री है ये भी कभी कभी अगर पूछ लेता है, ठीक, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। जैसे कि ये तो कॉन्वर्जेंट प्लेट है क्योंकि इंडियन प्लेट उधर की ऊपर की ओर जा रही है, यूरेशियन इधर की ओर जा रही है, ऐसे को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट, जहाँ पे सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। और जब भी ध्यान रखना, दो प्लेट आपस में मिलती हैं तो नीचे कौन जाती है, सबडक्ट कौन होती है, जो बाहरी होती है। तो तुम मुझे बताओ, अगर कॉन्टिनेंट वाली है और अगर ओशियनिक वाली है तो कौन नीचे जाएगी, कौन नीचे धंसेगी? अगर मैं डाइवर्जेंट का तुम्हें एग्जांपल दूं तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये साउथ अमेरिकन और ये अफ्रीकन प्लेट, ये डाइवर्जेंट नेचर की हैं, दूर जाएंगी। ये कल भी हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये डाइवर्जेंट है। तो ओशन वाली नीचे जाएगी, क्यों? क्योंकि ये डेंसर है। हमने पढ़ा था ओशनिक क्रस्ट पतली होती है, मीन थिकनेस कितनी होती है, 5 किलोमीटर, और डेंसर होती है। ओके, तो ये सीस्मिक जोन समझ में आ गया। अब ये क्या है, रिंग ऑफ फायर, हमारा आखिरी टॉपिक है, छोटा सा 2 मिनट का। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में वो एरिया है जहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे 75% से भी ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो यहीं आते हैं, और 90% से जो ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है वो यहीं पे होती है। कहाँ पे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जो ये पूरा हॉर्स शू शेप्ड रीजन है, जो घोड़े की नाल के आकार का जो ये रीजन है, यहीं पे ही ज़्यादातर आपको भूकंप और वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सीस्मिकली बहुत ही एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है। पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी है प्लेट, और उसके इधर उधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पड़ती है, छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट पड़ेंगी, यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये इतना ज़्यादा सीस्मिकली एक्टिव जोन है कि यहाँ पर
90% से ज़्यादा मैंने जो आपको बताया वॉल्केनिक एक्टिविटी, एंड 75% से जो ज़्यादा भूकंप है वो आपको यहीं पे ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ओके, जो हॉर्स शू शेप्ड है आपका ये। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले व्हाट इज़ वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स क्या होता है? तो हॉटस्पॉट वो रीजन होते हैं जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे माउना किलौआ, माउना लोआ, कल ये पढ़ेंगे, ये शील्ड वॉल्केनो के पार्ट हैं। ये हवाई रीजन है, ये यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये हवाई रीजन है, हवाई आइलैंड में ये पड़ते हैं, किलौआ और लौआ। ठीक है, ये शील्ड वॉल्केनो है, कल देखेंगे वॉल्केनो के प्रकार। तो वो वॉल्केनो जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं है, देखो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, सब पैसिफिक रिंग ऑफ, लेकिन ये नहीं है, तो इनको हॉटस्पॉट वॉल्केनो बोलते हैं। ओके, चलो। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, और अब तक का जो डेडलीस्ट भूकंप आया है, सबसे जो बड़ा विनाशकारी भूकंप रहा है वो चिली में आया था। चिली, आप ये देख सकते हैं, ये आपका देश रहा चिली। यहाँ पे जो भूकंप आया था वो 1960 में आया था। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, भूकंप अगर आया होगा और ये कोस्टल इलाका है, ठीक है, ये तट है, ठीक है, ये समुद्र है पूरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि समझ सकते हो कितनी भयंकर सुनामी भी आई होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22 मई 1960 को द चिलियन कोस्ट वॉज स्ट्रक बाई द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन द 20th सेंचुरी। कितने लोगों की डेथ हुई थी? लगभग देख सकते हो, लगभग 5000 लोगों की तो डेथ हुई होगी। 20 लाख से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, और डैमेज आप देख सकते हो कितना भयंकर हुआ था। 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जो रिक्टर स्केल में रिकॉर्ड किया गया था, विच ट्रिगर्ड अ जाइंट सुनामी विच किल्ड पीपल एज फार एज हवाई। तो देख सकते हो हवाई आपका यहाँ है, ये हवाई है, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ तक सुनामी ने मार दी थी यहाँ तक। ठीक है, तो 4 शॉक्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.0, लार्जेस्ट बीइंग 7.9 अ डे बिफोर आर सेड टू हैव रिड्यूस्ड द टोल। 4 शॉक्स जो आए थे, 4 शॉक्स आए थे, यानी कि मेन अर्थक्वेक आने से पहले 4 झटके आ गए थे एक दिन पहले, इसलिए डैमेज कम हुआ। क्यों डैमेज कम हुआ होगा सोचो? क्योंकि पहले ही लोग थोड़ा सा अलर्ट हो गए होंगे, पहले ही जो यहाँ का जो भी गवर्नमेंट वगैरह होगी उन्होंने इंडिकेशन दे दिए होंगे, चेतावनी दे दी होगी, क्योंकि पहले ही 4 बार, मतलब एक दिन पहले ही 4 बार खट 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 4 बार भूकंप आया। इसको बोलते हैं 4 शॉक। और भूकंप आने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक। जैसे कि अगर आपको याद हो 2015 के टाइम पे नेपाल में भूकंप का जो एपी सेंटर था, जिसको यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी फील किया गया था, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना, दिल्ली वगैरह रीजन में। दिल्ली किस जोन में आता है? तो आप देखो दिल्ली आपका जोन 3 में आएगा। ठीक है, दिल्ली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, जोन 3 में आ रहा है दिल्ली आपका जोन 3 और जोन 4 के बीच में ही है। तो वहाँ पर आपने अगर ऑब्जर्व किया 2015 में जो आया था, उसके अगले दिन एक और भूकंप आया था, है ना, छोटा सा आया था, उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों भूकंप के बाद भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप के बाद भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो नया पोजीशन है, जैसे ये प्लेट स्लाइड कर रही हैं, तो वो नए पोजीशन में खुद को फिट करती हैं। तो फिट ऐसे तुरंत तो हो नहीं जाती हैं, तो फिट करते करते भी थोड़ा बहुत झटका दे के चली जाती हैं वो। एंड वी आर डन विद द टॉपिक। ओके, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर MCQs लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं। जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करो। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है हमारी? सर बुक में 75% वोल्केनो है और अर्थक्वेक 90%। क्या? अच्छा, इसमें एक सेकंड, मैंने क्या बताया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ बोल दिया। 75% ऑफ आपके वोल्केनिक एक्टिविटी होंगी, एंड 90% से भी जो ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तभी आप देखो जो जापान है, जापान में बिल्डिंग्स वगैरह बनाते ही ऐसी हैं कि वहाँ पर वो रेजिस्टेंट हों किसकी? भूकंप की, क्योंकि वहाँ पर आप देखो जापान पूरा वहीं पे लोकेटेड है आपका ठीक है, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बेचारे बहुत भूकंप वो झेलते हैं, बहुत वोल्केनिक एक्टिविटी, बहुत भूकंप आते हैं उन लोगों को। ठीक है, चलो। पैसिफिक सबसे बड़ी है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी कौन सी है? फिर आप बताओ सबसे पहले सीस्मोग्राफ में कौन सी वेव रिकॉर्ड होती है? और ये आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, इसकी जो पूरी क्लासेस होती हैं, अभी क्लास प्राइवेट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग इसकी जाएगी बैच के अंदर, 4.0 बैच जो परमार अकेडमी ऐप और वेबसाइट में है। वहीं पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा, काफ़ी लोग बोल रहे थे, और मैं आपसे मुझे क्योंकि पूछना भी है कि नोट्स आपको कैसे क्या लगे, तो आप बाद में बताइएगा, पहले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करना, MCQs करना, और देखते हैं आप कितना स्कोर करेंगे। और भाई जिसको एक्चुअल में एग्ज़ाम के दिन स्वेट नहीं करना है तो अभी स्वेट कर ले। ठीक है, क्वेश्चंस लगा लिया करो, मैं आपके ही भले के लिए बोलता हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थिनेस्ट लेयर? सबसे पतली कौन सी है इसमें?
पी वेव सबसे पहले आती है बिल्कुल। हिंदी में प्रैक्टिस कराया करो, हिंदी में भी तो रहते हैं क्वेश्चन यार सारे। सबसे पतली लेयर कौन सी है इसमें, पतली परत। डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड एस वेव, ये बात सही है आपने बोली एकदम, बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने। पी और एस वेव के बीच क्या डिफरेंस होता है। पी वेव और एस वेव की सिमिलैरिटी है कि दोनों ही बॉडी वेव हैं। ये सबसे जल्दी ट्रैवल करती है, जल्दी रिकॉर्ड होती है, ये बाद में आती है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। एस वेव ट्रांसवर्स होती है, इसका मतलब इट वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, तो इट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग करती है, ठीक है। ये क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती है। खैर सबसे पतली है क्रस्ट, 1% याद करो, ये 84% है बाई वॉल्यूम, और ये है आपका कोर दोनों मिला के 15% ऑफ वॉल्यूम। बाई मास अगर बात करेंगे 1%, 68% एंड 31%, तो सबसे पतली क्रस्ट है। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। लिथोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर, स्थल मंडल क्या है। तो पूरा का पूरा क्रस्ट ले लो एंड क्रस्ट के साथ साथ अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल ले लो, तो क्रस्ट एंड अपर मैंटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एस्थेनोस्फीयर पार्ट होता है कि नहीं होता है बताओ। ये पहले इसलिए मैं करवाता हूँ ये यूपीएससी के सवाल, ताकि अगर आप एक बार टफ कर लेंगे तो वन लाइनर आपके लिए हलवा होंगे। और अभी मैंने ये पाया है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये तो है ही ठीक है, जो आपको ऐप में मिल जाते हैं, लेकिन ऐप में एक अलग क्विज़ अपलोड होती है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। वो क्वेश्चन जो हैं एक एकदम फ्रेश क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम किसी क्वेश्चन जो किसी एग्ज़ाम में आए हुए नहीं होते हैं क्वेश्चन, उनको आप लोगों के लिए बना के डाला जाता है उसमें। ये तो हैं कि प्रीवियस ईयर के जो हम यहाँ पे करते हैं, ऐप में जो मिलते हैं वो उस तरीके के होते हैं, ठीक है, जो एकदम अपने आप में नए होते हैं। नो, यस बिल्कुल सही है, एस्थेनोस्फीयर पार्ट नहीं होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर इज और आर करेक्ट, स्थल मंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी टेम्परेचर इनसाइड अर्थ हैड इंक्रीज्ड। डेंसिटी के से टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और भी बहुत सारे रीज़न है जो कल हम देखेंगे कि भाई प्रीमॉर्डियल हीट है अर्थ की पहले से ही, जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, आंतरिक जो ऊष्मा है, तो ये गलत होगा। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मटीरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, बिल्कुल। तो हमने जो डिसकॉन्टिन्यूटी देखी थी, मतलब जहाँ से एक लेयर खत्म और दूसरी शुरू हो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी और इसकी भी डेंसिटी में डिफरेंस है, और इसकी डेंसिटी में डिफरेंस है। तो इस डेंसिटी डिफरेंस यानी कि घनत्व का जो अंतर है, घनत्व के आधार पर पृथक हो गए या अलग हो गए, तो बी यानी 2 ओनली आंसर होगा। मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है लिथोस्फीयर की, मतलब कहाँ पे होगी। प्रशांत महासागर में, साइबेरिया प्लेन में, पैंटागोनियन डेजर्ट में, हिमालयन माउंटेन्स में। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, तो भैया जितना ऊपर है उतना ही नीचे वो भी होगा, डेप्थ भी होगा। तो कितना डेप्थ होगा सबसे ज़्यादा, हिमालय माउंटेन्स का होगा, याद है आपको, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में कौन सा सही है इसमें से। तो ओशनिक क्रस्ट भारी है, महासागरीय परपटी क्या महाद्वीपीय से भारी है, बिल्कुल भारी है, पतली है और भारी है। मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन्ड विद इन द मेंटल, पृथ्वी की अधिकांश जो आंतरिक ऊष्मा है वो मेंटल के भीतर है, ये भी सही है, क्योंकि जो आंतरिक ऊष्मा है वो मेनली एस्थेनोस्फीयर में है, और एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है वो। लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस, ये कन्वेक्टिव सेल जो है कन्वेक्शन करंट कहाँ बन रही थी, क्रस्ट में बन रही थी, नहीं भैया लिथोस्फीयर में बन रही थी। मैंने बना के दिखाई तो नहीं थी, क्योंकि कल बना के दिखाऊंगा, लेकिन बताया तो था ही आर्थर ओम्स की थ्योरी 1930 में। तो कन्वेक्टिव सेल क्रस्ट में बन रही थी ना, एस्थेनोस्फीयर में बन रही थी। और क्या एस्थेनोस्फीयर क्रस्ट का पार्ट था, नहीं, मेंटल का पार्ट था, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा आपका, तीसरा गया आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली। तो लार्ज कनेक्टिव सेल्स इन दी क्रस्ट नहीं, मेंटल सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेंटल इज करेक्ट, मेंटल के बारे में कौन सा कथन सही है। मोह जो अशांत तत्व है, डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है, मोहोस। लोअर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। तो मेंटल का निचला भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि मेंटल का अपर पार्ट में है, एक तो अपर सॉलिड पार्ट है और उसके नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, तो अपर पार्ट में भैया, लोअर में नहीं। तो ये मतलब सॉरी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी, तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई क्या है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को अलग कर रहा है, मोहो पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से अलग कर रहा है, यानी कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है, यानी कि मेंटल के सबसे ऊपर है, देखो ये है ना, ये यही तो है मोहोस, जो पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से अलग कर रहा है, तो मेंटल के ऊपरी भाग में हुआ ना, तो 1 ओनली।
देख रहे हो CISF में सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हो तुम लोग, अब बस ज्वाइनिंग बाकी है। कन्वेक्शन करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो कन्वेक्शन करंट जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करते हैं वो कहाँ बनती हैं, कन्वेक्शन करंट, CAPF 2021, ठीक है, कहाँ बनती है, मेंटल CAPF। तुम लोग असिस्टेंट कमांडेंट फिर से बन गए। अब फोर्स अपने हिसाब से चुन लो, अपनी प्रेफरेंस दे दो, CISF, BSF, ITBP और CRPF। जल्दी दे दो अपनी प्रेफरेंस, किस में जाना चाहोगे, अभी ज्वाइनिंग करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सबसे अंदर क्या पाई जाती है, कोनराड, मोहो, ग्यूटेनबर्ग, लेमैन। खत्म है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ला दो के बाद तो कुछ है ही नहीं, लेमैन ले लो, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर, वेयर दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। महासागरीय भूपर्पटी की माध्य स्थूलता 15 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय परपटी की माध्य स्थूलता लगभग 30 किलोमीटर है। एक चीज़ ऐसी नहीं है, एक फैक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ाया ना हो तुमको, बताया था, लिखा हुआ था ब्रिटल, क्या हो तो दिखा दूँ पीछे चल के, ब्रिटल इन नेचर अलग से लिखा था। और ये बताया था कि ओशनिक वाली 5 किलोमीटर है, ना कि 15 किलोमीटर, और ये ओशनिक 30 है, ये सही है। आधा ये गलत है, आधा गलत सही है। आधा सही उससे मतलब नहीं, आधा गलत है उससे मतलब है, तो ऑप्शन नंबर A बन ओनली। एक बार मैप में हवाई, जापान, इंडोनेशियन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बता दीजिए। बताते हैं म्यूटेटेड इंजीनियर, ठीक है, बस क्वेश्चन कर लें फिर बताते हैं आपको, ठीक है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो सेकेंडरी वेव्स याद करो, अगेन बहुत आसान है, ये CDS 1 2025 में पूछा गया है। दे क्रिएट क्रस्ट एंड ट्रफ इन दी मटेरियल थ्रू विच दे पास, यानी वे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार और गर्त बनाती हैं, बिल्कुल सही है। ट्रांसवर्स नेचर की होती है ना ये। लॉन्गिट्यूडनल क्या कौन होती है, P वेव, जो क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती है, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन क्रिएट करती है, सॉरी कंप्रेशन रेयर फैक्शन क्रिएट करती है, क्रस्ट एंड ट्रफ गलती से बोल दिया, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग बोलना चाह रहा था मैं, स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग क्रिएट करती है P वेव, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ S वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन, बिल्कुल इस तरीके से तो S तरंगें चलती हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। खत्म सवाल है एकदम, है कि नहीं बताओ, खत्म। 3.2 बैच वालों के लिए कुछ करो, कुछ करें, क्या करें, जो करना था कर हो चुका, अब क्या कुछ करो। मतलब तुम 3.0 वालों, अगर जो तुम कर रहे हो इतना किया है, ठीक है, किसी मतलब तुम लोग बाकी भी बैचेस तो लेते होगे, चाहे मैथ्स के, रीजनिंग के, बाकी, ठीक है, कहीं से भी कंपेयर भी कर लिया करो थोड़ा सा। 3.0 वाले तो मतलब इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, उन्हें ही पता है कितना दिया है, ठीक है। क्या था कि GK का बैच, हाँ, उसमें इंग्लिश का बैच इंक्लूड किया, रिवीजन अरीना दिया, लेवल 2 क्वेश्चन, सीधे ना जाने क्या क्या दिया, ठीक है। अब बोलो कुछ तो करो, बात सही है। ओ सियाल ख़त्म है सवाल, ओ सियाल ख़त्म है सवाल, ओ सी आल। भैया हमें नहीं पता कि 46.6% है कि ये 27% है ना, ओ सियाल बस याद है, उसी से ही असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, लेकिन असेंडिंग पूछा, डिसेंडिंग नहीं। तो इस तरीके से चलेंगे 1 3 4 2, ओके। एक सेकेंड, मेजर प्रेजेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो हाँ तो ठीक तो है। तो सबसे पहले 4, सबसे बाद में 4 आएगा ना, ओ सी आल है ना, तो ओ सी आल 2 1 3 4 होगा, ठीक है, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर C। रिक्टर स्केल के बारे में कौन सा सही है, इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल, आर ना, याद तुम्हें कैसे रखना है, M से मैग्नीट्यूड और M से मर्कल्ली, ये नहीं था तो क्या था, क्योंकि अगर इंटेंसिटी इसका हो गया तो मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा, मर्कल्ली का, लेकिन M से मर्कल्ली और M से मैग्नीट्यूड नहीं था। तो तुम मर्कल्ली से याद करो कि M से मर्कल्ली और M से मैग्नीट्यूड नहीं, तो फिर क्या, इंटेंसिटी, अगर उसका इंटेंसिटी हो गया तो मैग्नीट्यूड इसका होगा। रिक्टर इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यस। मर्कल्ली क्या बताता है, डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, ये एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो बताता है। ये इसी बार का CDS का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, थोड़ा अटेम्प्ट करो। इसी बार का CDS का सवाल है ये।
लोड नहीं लेते हम दुनिया भर का। 2 3 डी या तो 2 के साथ जाएगा या 3 के साथ जाएगा। अंडमान आइलैंड यहाँ है, अंडमान आइलैंड। अंडमान अफ्रीकन प्लेट में तुम यहाँ डालोगे, अफ्रीकन प्लेट के साथ डालोगे या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ डालोगे, ये ऑस्ट्रेलिया ये इंडिया, ऑब्वियस सी बात है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया के साथ डालेंगे अंडमान आइलैंड को, ठीक है। तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यूरेशियन के साथ डालोगे, यूरेशियन के साथ डालोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ यूरेशियन प्लेट। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यानी पूरा उसी अंडमान जो निकोबार आइलैंड है जो यहाँ पे माउंटेन रेंज क्रिएट हुई म्यांमार में, उसी का एक ये इलॉन्गेशन एक्सटेंशन है। तो डी का 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, यानी 2 गए, ए का अपने आप 2 हो गया, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने आप हो गया। सब ने ऐसे ही किया होगा क्वेश्चन, सीडीएस की जितनी भी जनता गई थी उसमें से 99 नहीं 100% ने ऐसा ही किया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ए का अपने आप 2 हो गया, ठीक है, ये डी का 3 हो गया। अब श्रीलंका है, बैफिन आइलैंड, हमें नहीं पता बैफिन एफिन कहाँ पड़ता है। श्रीलंका तो सबको पता है ना इतना, तो श्रीलंका यहाँ पड़ता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा आगे, अगर आप एकदम ही नहीं पता आपको पता चल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे कि यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक। श्रीलंका को मैं 1 या 4 नॉर्थ अमेरिका प्लेट के साथ रखूँ या इंडो ऑस्ट्रेलियन के साथ, तो हर इसमें तो कोई लॉजिक वही नहीं है कि भाई नॉर्थ अमेरिका यहाँ पड़ता है, ठीक है। अगर वैसे हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, अगर क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यहाँ भी बोल सकते हो यहाँ पड़ती है, कोई लिंक है इसका, ठीक है। तो अब वैसे बात है, इसका क्या होगा, इसका होगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है विद रेफरेंस टू इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज करेक्ट, सबडक्शन जोन अलॉन्ग द हिमालयाज फॉर्म इट्स नदर्न बाउंड्री। कर सकते हो, नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है। इसको कल क्या, चलो कर लो अगर हो जाए तो, नहीं तो जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। देखो इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, कॉन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनी, तो ये यहाँ पर हिमालय बन गए थे, तो सबडक्शन जोन बना होगा यहाँ पे। तो सबडक्शन जोन अलॉन्ग द हिमालयाज फ्रॉम द नदर्न बाउंड्री, बिल्कुल उसकी नदर्न बाउंड्री देखो एकदम नदर्न। ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। भैया ये ऑस्ट्रेलिया है, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक नहीं, ये इसका जो ईस्टर्न मार्जिन है वो इंडियन ओशन में ही है, ठीक है, इंडियन ओशन में, साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक नहीं है, ओके। विच ऑफ द, बाकी तो इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे पहले लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर करेक्ट, कौन सा सही है। ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। ओशनिक ट्रेंचेस का मतलब गड्ढा होता है। ओशनिक ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। कल करेंगे बिकॉज अभी ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में, मिड ओशनिक रिज के बारे में भी तुम्हें बताया नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शैडो जोन इन एन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज करेक्ट। जोन बिटवीन 105 से लेकर 145, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर वॉज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ पी वेव एंड एस वेव। क्या 105 से लेकर 145 दोनों का शैडो जोन है? ट्रू है। क्यों? पी का तो है ही ये, और एस का कितना है? एस का कितना है? एस का पूरा 105 से लेके पूरा 105 है। इसका कितना है? 105 से 145 है। तो बोल रहा है कि 105 और 145 में दोनों ही नहीं पाया जा रहा है। हाँ, दोनों ही नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ लोग को हो सकता है लगे सर एस का तो 105 से 105 तक है, उसका तो 105 से 45 तक नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि 105 से 145 में दोनों ही नहीं पाई जाती हैं। तो बात तो सही है ना, दोनों ही नहीं पाई जाती ना 105 से 145 के बीच में। उसने ये तो नहीं कहीं बोला कि नहीं एस वेव यहीं तक लिमिटेड है। जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर वॉज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ। उसका भी है, इसका भी है। वो बात अलग है कि इसके बियॉन्ड भी एस का चला जाता है। शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एस वेव, ये गलत है। एस वेव का शैडो जोन बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 40%, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ऑफ पूरा अर्थ का सरफेस। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिस बिंदु से ऊर्जा निकलती है अवकेंद्र कहलाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है उसको। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट होगी? जब वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम के समीपतम होता है उसको अधिकेंद्र कहलाता है। तो पहला सही है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो भूकंप का हाइपोसेंटर होता है, ये भूकंप का हाइपोसेंटर। और जहाँ सबसे पहले मिलेगा ये भूकंप का एपीसेंटर। पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एज एपीसेंटर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस वेव्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से एस तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में धीमी गति से चलती हैं। बिल्कुल चलती हैं एस वेव। एस से एस और एस से सॉलिड याद कर लो।
सिर्फ सॉलिड में चलती हैं। एस से स्लो याद कर लो, थोड़ी स्लो है पी से। ड्यूरिंग अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग एंड हाईवे ओवरपासेस। एस तरंगे भवनों और राजमार्ग ओवरपास की संरचना के लिए कम विनाशकारी है। गलत है, गलत ही पूछा था, क्योंकि जो सबसे जो धीमा होगा वो डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करेगा। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ ठोस पदार्थ में चल सकती हैं। बिल्कुल। सीस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड। बिल्कुल, आउटर कोर लिक्विड ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एस वेव नहीं जा पाती है, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड में जा पाती है। ले CDS 2022 से पूछ रहा फोकस का दूसरा नाम बता दो। ले बन गया तुम लेफ्टिनेंट। हाइपोसेंटर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। इनमें से कौन सी प्लेट है, ये जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया 2025 में, इनमें से कौन सी प्लेट है जो प्रशांत महासागर में नहीं है? अभी मत बोला सर हिंदी में कहाँ है क्वेश्चन, मार देंगे हम पे, ठीक है। इनमें से कौन सी प्लेट प्रशांत महासागर में नहीं है बताओ? नास्का, कोकोस, जुआन दे फूका, स्कॉटिया। याद करो, ये था साउथ अमेरिका और यहाँ थी स्कॉटिया, और ये है आपका एटलांटिक ओशन, पैसिफिक इधर पड़ता है, तो स्कॉटिया प्लेट हो जाएगी। नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है इसमें? प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स मतलब पी वेव के बारे में कौन सा गलत है? ये साउंड वेव के सिमिलर हैं। बिल्कुल, साउंड वेव जिस तरीके से सॉलिड में ट्रैवल करता है फास्टेस्ट, देन लिक्विड में, देन गैस में, उसी तरह ये भी हैं। ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं ये। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल ना, ये तो एस वेव की प्रॉपर्टी होती है। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर पाती हैं, और वो जहाँ से ट्रैवल करती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती हैं, क्योंकि वाइब्रेट करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तीनों में ट्रैवल कर जाती हैं और जल्दी सबसे फास्ट ट्रैवल करती हैं और सबसे पहले सरफेस में जाके मिलती हैं। इन अ सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर दैन द एस वेव्स। भूकंप लेखी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलेखित की जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि फास्ट है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, इनकी लगभग 4 से 6 है, ठीक है, 4-5 किलोमीटर पर सेकंड है, तो बाद में रिकॉर्ड होती हैं इन पी वेव्स। और ये वेव्स हमारे जो दोगेश भाई हैं तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हें बताते हैं, लेकिन तुम हो कि दोगेश भाई के मौज लेने लगते हो। है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो। पी वेव्स में टू एंड फ्रो इस तरीके से, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर इज एन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 देख लिया करो। करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा, ये पता है सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है भैया। सिविल सर्विसेज बन गए IAS तुम, कहाँ करा दें, कहाँ कलेक्टर बनवाएं, जल्दी बताओ कहाँ का बनना है कलेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज ऑल करेक्ट? कौन सा सही है? देख रहे हो तुम एकदम प्रो हो गए हो। तुमसे लेफ्टिनेंट बनवा लो, तुमसे कलेक्टर बनवा लो, तुमको असिस्टेंट कमांडेंट बनवा लो, तुमको भूविज्ञानी बनवा लो, तुम सब बन जाओगे अब। सर रिप्लाई करो प्लीज़। आपने कहा था 3.2 लाइफ टाइम को 4.2 फ्री मिलेगा, बट आपने अब ऐसा कोई ऑप्शन रखा नहीं है। जरा हमें काट के कहीं से भी कोई एक छोटा प्रूफ दिखा दीजिए जहाँ हमने बोला हो कि 3.2 लाइफ टाइम 4.2 फ्री मिलेगा उनको। कुछ कहीं पे तो बोला होगा ना, प्लीज़ हमें भी बता दो कहाँ बोला है। अगर ऐसा हमने कहीं बोला होगा फ्री रहे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, अगर ऐसा हमने बोला था तो, ठीक है। चलो देन आते हैं इस पर, ठीक है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, अगर हमने बोला होगा तो मतलब बता दीजिएगा, मैं वो उसमें चैलेंज उसके बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। अगर बोला होगा, ठीक है, पूछ रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ, तो वैसे मैंने नहीं बोला जितना मुझे याद है, लेकिन अगर बोला तो आप बता देना, मैं कर दूंगा फ्री, ठीक है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। तो भूपृष्ठ पर वह स्थान जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, जहाँ पर आ रहा है उसके ऊपर। आई थिंक अगर मैंने बोला होगा तो वो जो लॉन्च वाली वीडियो था उसमें बोला होगा, तो उसमें आप एक बार देख लेना, क्लिप सेंड कर देना, ठीक है। अर्थक्वेक्स जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। बिल्कुल, एक्चुअली प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स क्या वो रिलीज जो होती हैं बॉडी वेव और सरफेस वेव्स रिलीज होती हैं, ठीक है। देन थर्ड वाला स्टेटमेंट है आपका, एंड दैट इज डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज। अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि डीप फोकस जो अर्थक्वेक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, तो उनमें उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं आता है। शैलो फोकस अर्थक्वेक में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 and 2, ठीक है। ये वाला आपका सही होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स आपकी रिलीज होती हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ वही रिलीज होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। रॉन्ग। हाइपोसेंटर ये रहा आपका, ठीक है।
हाइपोस इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में जो पॉइंट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं, ना कि हाइपोसेंटर। तो एपी सेंटर इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द फोकस। वेलोसिटी ऑफ, अब वही क्वेश्चन है यार, आपके बार बार अभी खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पी वेव एस वेव, पी वेव एस वेव पे क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करेंगे। 29वां करो। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज विल बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाई GSI। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टोटल 4 जोन बनाए थे, 4 जोन बने थे। अब उन 4 जोन में सिकंदराबाद, ये पूरा वाला पार्ट सेफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, और ये सिकंदराबाद यहीं पड़ेगा। इंदौर मध्य प्रदेश में यहीं पड़ेगा, ठीक है। पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड मतलब हिमालय वाला रीजन है, तो वो ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। ये भुवनेश्वर वगैरह यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हिमालय वाला रीजन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, वो ज़्यादा प्रोन है। अब आ जाओ SSC के जो क्वेश्चन हैं। अब अगर तुमने UPSC कर लिए तो SSC तुम्हारे लिए हलवा है एकदम, ठीक है। और अभी नोट्स वगैरह दिखाऊंगा तो वो बता देना कैसे क्या है, ठीक है। मतलब कितने देर तक रहेगी, क्या ये मेंस से पहले ख़त्म हो जाएगा? मेंस कब होगा यही नहीं अभी तक पता, तो मैं कैसे बोल दूँ। और लेकिन मेंस के पहले तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि 5 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे ही बैच को ख़त्म होने में, एटलीस्ट कम से कम 5 महीने से तो पहले ही हो जाएगा आपका मेंस, ठीक है, अगर सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो क्रस्ट मेंटल कोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, नीफे का बना होता है कोर, तो नीफे मतलब निकल और आयरन, ऑप्शन नंबर सी। विच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस थिक एंड एंडेसिटिक टू ग्रेनाइटिक कंपोजिशन? ग्रेनाइट, बसाल्ट ये होती है, सॉल्ट होता है ना यहाँ पे, बसाल्ट एक, ये हो जाएगी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इन द 1930s विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वॉज प्रोपाउंडेड बाई आर्थर होम्स अबाउट द मेंटल? मेंटल के बारे में 1930 के दशक में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? थ्योरी ऑफ फाउनल सक्सेशन, स्लैप पुल थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग। तो अभी हमने देखा था आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी, किस तरीके से कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, कहाँ पर डेवलप होते हैं बताओ। क्रस्ट इज द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर एंड दैट इज लेस दैन, क्रस्ट इज लेस दैन वॉट परसेंटेज ऑफ अर्थ बाई मास विद ओशनिक क्रस्ट एंड, खत्म है। क्रस्ट मेंटल कोर, मास वॉल्यूम 1 68 31 1 84 15, खत्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ? स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द अर्थ क्या होगा? सीस्मोलॉजी होगा। याद करो सीस्मोलॉजी क्या है, सीस्मोलॉजी है जो अर्थ क्वेक की जो वेव्स हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी। अच्छा ये सेलेनोलॉजी जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज सेलेनोलॉजी? तो स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं, ठीक है। स्टडी चल क्यों नहीं रहा है, स्टडी ऑफ मून, ठीक है, स्टडी ऑफ मून को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। इक्थायोलॉजी क्या होता है? इक्थायोलॉजी जो फिशेस की स्टडी से जो डील करता है उसको बोलते हैं, और ग्राफ किसे, ग्राफोलॉजी। इन जियोलॉजी सीमा, दैट इज द लोअर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, सिलिका और मैग्नीशियम, इज मेड ऑफ एन असेंबलेज ऑफ रॉक्स रिच इन डैश एंड मैग्नीशियम। सीमा का मतलब पूछ रहा है, जिसमें एम मैग्नीशियम हो गया और सी सिलिकेट हो गया आपका, ठीक है। 40 तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी दिन आपका होमवर्क रहेगा। विद रेफरेंस टू अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? तो सबसे अबंडेंट मेटल पूछ रहा है, एलिमेंट पूछता तो OCl, ओ से ऑक्सीजन 46.6%, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम। मेटल पूछ रहा है ना, मेटल पूछ रहा है, एल्यूमिनियम। इसके बाद आयरन आता है, आयरन कितना परसेंट है? 5% है। एल्यूमिनियम कितना परसेंट है जरा बताओ कमेंट में। ऑक्सीजन कितना परसेंट है अर्थ क्रस्ट में? अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना है? 46.6%। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में है? जो मोहो, जो आपकी असंतता है, वो किसको अलग करती है? वो अलग करती है किसको? कोई मुझे मोहो पूरे क्रस्ट को पूरे मेंटल से। एंड द लास्ट इज दिस, लिथोस्फीयर कितनी मोटी है? हाउ थिक इज लिथोस्फीयर?
चलो, तो क्या आंसर होगा? ठीक है, मैं देखता हूँ जो लोग आप लोग बोल रहे हो 3 पॉइंट वाले, देखता हूँ मैं अगर मैंने ऐसा बोला था तो। ठीक है, तो 10 to 200 किलोमीटर, ठीक है, 10 से लेके 200 किलोमीटर तक इसकी क्या है, थिकनेस है। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक, अब जितने क्वेश्चन है आपके होमवर्क हैं यार, ठीक है, सब हो जाएंगे आप से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, 50 वाला कल करेंगे, इसका आंसर सी होगा, बट ठीक है अभी छोड़ दो। ठीक ठाक क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर मिटिगेटिंग दी इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक? एनटीपीसी क्वेश्चन है, अगर अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम करना है तो क्या करना चाहिए? सीस्मिक जोनिंग एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पानी को संजो के रखना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए, पेड़ काट देनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप भूकंपी का क्षेत्रीकरण करेंगे और उस हिसाब से तरंगे बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो सब आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को क्या होगा यहाँ पे? मरकैली तो दिया नहीं हुआ है, तो फिर कैलोरीमीटर से तो हीट को मेजर करेंगे। ठीक है, पायरोमीटर से किसको मेजर करेंगे? तो पायरोमीटर से मेजर करते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर को, प्रेशर को, हीट को। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। अगर भूकंप जो है सी फ्लोर के अंदर आ जाए तो क्या आ जाएगा बताओ? हार्बर वेव्स। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को करना है। आई थिंक इतना इनफ मैंने आपको पढ़ा दिया, इतने इनफ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं स्टेटमेंट वाले कि आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट्स में आपको एक सेकंड रुको, अभी थोड़ा सा अंधेरा होगा। ठीक है, नोट्स में एक बार आपसे कंफर्मेशन ले लेता हूँ। रुको 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 रुको, थोड़ा सा अंधेरा कायम होगा अभी। ठीक है, हो गया अंधेरा? दिख तो ना रहा किसी को कुछ भैया? कोई ऐसा तो है नहीं जो छुप छुप के कुछ देख रहा हो उसको? चलो भैया खोलते हैं, खुलता क्यों नहीं है ये? ठीक, अभी ये देखना, यही नोट्स आपके अपलोड होते हैं। ठीक है, एंड यही अपलोड होंगे। ठीक है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नोट्स आपको मिले होंगे, इन्हीं नोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही है ना? क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी आपको। ठीक है, और इक्का दुक्का अगर कोई एक चीज़ होती भी है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा तो वो सोचा करो कि भाई तुमको ये जो नोट्स मिल रहे हैं एकदम अपडेटेड, क्लास के तुरंत बाद मिल रहे हैं। ठीक है, कल के दिन क्लास जैसे अपलोड होगा, अब सोचो कितना टाइम लगता होगा यार इनको बनाने में, थोड़ा तो सोचो। हाँ, चलो ओके, ठीक है, मस्त है। मेरा फ्यूचर दिख रहा है, अच्छा। आप दिख रहे हैं, अच्छा। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, एंड